सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के नए अध्याय जिसमें बायोलॉजी का पादप अकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी उसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। तो आज आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ साथ में समझने का भी मौका मिलेगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने का भी मौका मिलेगा जो शायद आप पहले उतना समझ नहीं पाए होंगे, याद करके ही निकल गए होंगे। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इस तरह से समझेंगे ताकि आपको समझते हुए याद हो जाए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखिए पहला प्रश्न करा कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रिकॉल करते हैं, पहले वाली चीज़ों को। इससे पहले अगर शुरुआती चैप्टर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने संक्षिप्त थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाएं के बारे में जाना था। दूसरा में हम लोगों ने देखा था पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में मुख्यतः हम लोगों ने देखा था। साथ साथ में पादप जगत के साथ साथ में जो पूरा वर्गीकरण किया गया था पादप एवं जंतुओं उनका भी देखा था। लेकिन जो विस्तार से चर्चा हुई थी थोड़ा पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में, है ना, जिसमें हम लोगों ने ब्रायोफाइटा देखा था, टेरिडोफाइटा देखा था, एंजियोस्पर्म देखा था, जिम्नोस्पर्म देखा था। उसके बाद जो प्रोटेस्टा होता है, मोनेरा होता, उन सभी का हम लोगों ने समझा था कि क्यों किस तरह से समय के साथ साथ में द्वि जगत से, तीन जगत से, चार जगत से आखिर में 1969 ईस्वी में आर एच बिटेकर द्वारा पांच जगत का वर्गीकरण किया गया। तो समय बीतता गया, समय के साथ साथ में जो रिसर्च चल रहा था तो रिसर्च के साथ साथ में कुछ अन्य तरह के क्या हो गए, विभिन्नता गुणों वाले देखने को मिले, जिसके कारण श्रेणियां बनती गई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का भाग है पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो देखिए पहला है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो वह ऑप्शन में है तंतु मय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्थम मूल, मूसला जड़। ये सभी कॉन्सेप्ट का ही भाग है, तो इसलिए हम चार ऑप्शन का चर्चा किए। तो देखिए मूलांकुर पहले हमें समझना होगा कि मूलांकुर क्या होता है। तो पौधे का जो भी पौधे का निर्माण होता है तो बीजों से होता है। मुख्यतः जो द्विबीजपत्री होते हैं, इसे समझने के लिए साधारण आम सभी के घरों में चना होता है। चना जब अंकुरित होता है तो देखते हैं किस प्रकार से उसका मूलांकुर निकलता है। तो क्या होता है, जब कोई भी जो बीज होता है, ये मान लेते हैं ये इस तरह से द्विपत्रीय बीज है। अब ये जो बीज बन रहा है इस तरह से हम माने, है ना, ये जो बीज यहाँ बन रहा है ये द्विपत्रीय, थोड़ा सा हम यहाँ पर ले लिए तो इस देखिए। तो जो क्या होता है, जो मूलांकुर होता है वह पौधे का जब बीज अंकुरन होता है तो अंकुरन के दरमियान में जो पहला जो निर्माण होता है किसका, जड़ का। यानी आप कह सकते हैं कि अंकुरन की प्रक्रिया के दौरान जो बीज से निकलने वाला अंकुर का पहला भाग जो इस तरह से निकलता है। आप खासकर चना जो साधारण हम लोग देख लेते हैं घर में फूला हुआ होता है, तो इस तरह से जो साधारण क्या होता है, निकलने वाला जो प्रारंभिक उसका भाग होता है यानी जो प्राथमिक होता है, पहला अंग होता है, वही मूलांकुर कहलाता है। और यही आप देखेंगे जो ऊपर की ओर निकलेगा वह क्या कराएगा, ये नीचे वाले जो मूल होगा, प्राथमिक जड़ होगा, जिसको प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, है ना, वो थोड़ा अल्पायु होता है ना, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, समय बीतता है, तब उसमें प्राथमिक यानी इसके साथ साथ में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, ये सभी देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या जाना कि मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर होता है अंकुरन की प्रक्रिया के दौरान बीजों से निकलने वाला जो अंकुर का पहला भाग होता है जो नीचे की तरफ होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के की तरफ होता है, और प्रकाश की जो दिशा होता है उसके विपरीत में होता है, यानी वो पृथ्वी के नीचे जाता है, तो वही भाग को मूलांकुर कहते हैं। और ठीक जो ऊपर होता है जिससे तना का निर्माण, पत्ती का निर्माण, फल का, फूल का, तो वही परांकुर होता है। तो समझ गए हम लोग, परांकुर और अरंकुर इसी को कहते हैं। तो अब वही कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से। तो अब क्या होता है, तो जो मुख्यतः जो जड़ होते हैं पादप जगत का, वो मुख्यतः दो प्रकार के जड़ होते हैं। अब दो प्रकार के कौन, एक तो हम लोग समझ गए कि जो मूलांकुर है, मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर जो बीज के अंकुरन के दरमियान में जो क्या होता है, निकलने वाला अंकुर का पहला भाग होता है वो कहलाता है मूलांकुर कहलाता है। अब वह धीरे धीरे समय के साथ जब बड़ा होता है तो थोड़ा वह विकसित होता है, तो वह क्या कहलाता है, मूल कहलाने लगता है, यानी जड़ कहलाने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्या होता है, अब यह जड़ जो होते हैं यानी जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं, मूल का अर्थ ही होता है जड़, है ना, जिसको रूट भी बोलते हैं। तो ये जो मूल होता है, अब ये जो मूल होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अपस्थानिक अपस्थानिक जड़ और दूसरा होते हैं मूसला जड़। अब देखिए अपस्थानिक जड़ क्या होता है, अपस्थानिक जड़ वे जड़ होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से होती है। मूलांकुर क्या था, जो क्या था, बीज के अंकुरन के दरमियान जो अंकुरन का जो पहला भाग था वो मूलांकुर कहला रहा था, जो क्या हो रहा था, जो हम लोग चना में भी देख सकते हैं और भी अन्य पदार्थ में,
कोई भी अगर आप पानी में रख दिए, फूल गया, या सूर्य के प्रकाश, हवा में नमी के कारण जब उसमें जो आ जाता है तो आप वहाँ पर उस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। मुख्यतः चना में भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं जो पहला तो मूलांकुर होता है। तो वही कह रहा है कि किसी जड़ में किसी वैसी जड़ें जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से होती है। अब अन्य भाग कहने का मतलब यानी जड़ के अलावा कहीं आप बरगद ले लीजिए, तो बरगद में क्या हो जाता है, आप देखिएगा बरगद कहीं भी आपको देखने को मिलेगा जो पुराना बरगद हो गया तो देखेंगे कि उसकी अन्य शाखाओं से क्या हो रही है, वो जड़ निकल रहा है, और वह जड़ उसको क्या कर रहा है, वह उसको यांत्रिक वृद्धि कर रहा है, यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान कर रहा है उसको। तो ये जो होता है, जो जड़ के अलावा यानी कि मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग से जो जड़ निकलती है उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं, जिसमें बरगद हो गया, बहुत सारा घास है। देखेंगे घास जब क्या होता है, जब ऊपर उठता है, फैलता जाता तो जैसे ही झुकेगा तो उससे जड़ निकल जाएगा। जैसे फिर आप देखिए इस तरफ पुदीना में भी आप देख सकते हैं कि क्या होता है, पुदीना ग्रोथ कर रहा है, लेकिन फिर जब क्या हो जाएगा, जब भारी हो जाएगा, जब वो झुकेगा जमीन की तरफ, तो फिर वहाँ से भी वो क्या करेगा, वहाँ से भी जड़ निकल कर वो जमीन से। तो इस तरह के को अपस्थानिक कहते हैं, जो क्या होता है, मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग से विकसित होता है। और दूसरा मूसला जड़ होता है। ये मूसला जड़ क्या होता है, देखिए मूसला जड़ उन जड़ों को कहते हैं जो मूलांकुर का एक मुख्य जड़ का, एक तो मुख्य जड़ हो गया जो मूलांकुर कहलाया, जो मूलांकुर धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ तो जड़ का रूप ले लिया। तो वो क्या होता है, वहाँ पर उसके चारों ओर, जैसे इस तरह से मान लेते ये जड़ हुआ, ये मूलांकुर हुआ, तो इसके चारों ओर क्या हो गया, और द्वितीयक और तृतीयक, इस तरह से द्वितीयक तृतीयक जड़ों की शाखाएं निकलना स्टार्ट कर देती है, तो इसे मूसला जड़ कहते हैं। तो ये हो गया मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब हम लोग देखेंगे कि अपस्थानिक जड़ भी क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जो एक भोज्य पदार्थ का रूप में संचय कर लेंगे और कुछ यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे, जैसे बरगद में हो गया यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा, घास में भी उसको कर रहा है यांत्रिक सहारा प्रदान। फिर और भी हम देखेंगे कि अन्य जैविक क्रियाओं में भी सहयोग कर रहा है। अन्य जैविक क्रियाओं में जैसे अधिपादप हम लोग देखेंगे, श्वसन मूल देखेंगे कि कुछ पौधे क्या होते हैं जो श्वसन मूल करते हैं। अब ये श्वसन मूल क्या कहते हैं, जो मुख्यतः जो जलीय पौधे होते हैं। और अधिपादप में क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिसको एपीफाइट कहते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, पौधे के ऊपर अपना आश्रय के रूप में प्रयोग करते हैं, और वह उससे ना ही भोजन लेते, सिर्फ आश्रय का प्रयोग करते हैं। तो वो सभी अपस्थानिक में पढ़ेंगे। फिर मूसला जल में हम लोग देखेंगे तुर्क रूपी जल, कुंभी रूपी जल, तो वो सभी का अध्ययन करेंगे। तो ये तो उसका संक्षेप था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, 2 में क्या करा, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो पहला जो प्रश्न था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे से के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो पौधे के अतिरिक्त किसी भी भाग से उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और हम लोग अगर प्रश्न पूछता तो क्या होता, ऑप्शन नंबर डी में मूसला जड़ की भी चर्चा हम लोग किए कि मूलांकुर के मुख्य जड़ का निर्माण होता है, मूलांकुर से होता है मुख्य जड़ का निर्माण, जो इसके चारों ओर द्वितीयक तृतीयक जड़ों की शाखाएं जो निकलती है इस तरह से, जैसे ये हो गया मूलांकुर हो गया यानी मूल रूप हो गया, उसके बाद से द्वितीयक शाखाएं तृतीयक शाखाएं, इसके चारों ओर से जो निकलेगा तो मूसला जलते हैं। यहाँ पर करा पौधों के अतिरिक्त तो अपस्थानिक हो जाएगा। अब ये देखिए अवस्थम और तंतुमय मूल है। अवस्थम मूल आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अब नहीं अपस्तंभ होता है, अपस्तंभ मूल की चर्चा आप आगे करेंगे, जिसमें अपस्थानिक मूल होता है। जो अपस्थानिक मूल हम लोगों ने देखा कि 3 तरह से होते हैं, भोज्य पदार्थ के संचय के लिए होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान के लिए, तो उसी में यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले में अपस्थानिक मूल का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें जानेंगे कि मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर, जैसे ये जड़ हो गया ना, तो ये जड़ हो गया, ये हो गया, ये भूमि हो गया, तो भूमि के जो नीचे भाग मूलांकुर हो गया, अब प्रांकुर से क्या हो गया, शाखा का निर्माण हुआ, तना का निर्माण हुआ। तो ये प्रांकुर जब होता है, यानी आप कह सकते हैं मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर जो तिर्यक रूप से जमीन में प्रवेश करती, उसी को क्या कहते हैं, अपस्तंभ मूल करते हैं। तो ये आंतरिक सहारा प्रदान करता है, जैसे मक्का में हो गया, गन्ना में हो गया। तो उन सभी का अच्छे से अध्ययन करेंगे और आशा करते हैं आज आप समझ जाएंगे, तो आने वाला टाइम में पौधों को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो उसके मूल होते हैं, वो किस रूप में उसे सुरक्षा, किस रूप में उसे प्रदान कर रहे हैं, क्या चीज़ उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, वह क्या काम आ रहा है, उन सभी पर आपकी अच्छी समझ हो जाएगी। तो दूसरा था मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। अब मूलांकुर से जो विकसित होता है तो वह मूसला जड़ कहलाता है। ऐसा क्यों कहें, अभी हम लोग देखें ना कि जड़ 2 प्रकार के, अपस्थानिक होता है जो मूलांकुर के अलावा शरीर के पौधे के अन्य भाग से जो निकलता है वो अपस्थानिक होता है, लेकिन जो मूलांकुर से विकसित होता है, यानी मूलांकुर से क्या होता है, मूलांकुर क्या होता है, तो मूलांकुर हम लोगों ने समझा था अंकुरन की प्रक्रिया के दौरान जो क्या होता है, निकलने वाला अंकुर होता है उसे मूलांकुर करते हैं। जो क्या होता है, अल्पायु होता है, थोड़ा समय विकसित होने के बाद पूर्णतः वो मूल का रूप धारण कर लेता है। फिर उसके चारों ओर क्या होता है, द्वितीयक एवं तृतीयक शाखाएं, जड़ का निर्माण होता है, जड़ की शाखाएं का निर्माण होता है, इस तरह से द्वितीयक तृतीयक शाखाएं, है ना। सरसों के पौधा में आप देख लीजिए। फिर अगर आप मूसला जड़ को देखना है तो धान का देख लीजिए, जब नर्सरी तैयार किया जाता है
उसमें भी देखिए किस तरह से उसको नर्सरी से हटा के फिर खेतों में बोया जाता है, तो वो जो कितना रहता चारों तरफ से, उसके चारों तरफ द्वितीयक तृतीयक जड़ पूरा भरा होता है, तो उसी को मूसला जड़ कहते हैं। तो वही होता है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ मूसला जड़ है। अब मूसला जड़ भी हम लोग देखेंगे बहुत तरह के होंगे, जिसमें गाजर आएगा, उसके बाद मूली आएगा, वो सभी मूलांकुर में ही आएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कर रहा है श्वसन मूल मिलती है। अब ये श्वसन मूल क्या है? ऑप्शन में पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्का में। देखिए श्वसन मूल, मूल का अर्थ ही होता है जड़। तो अभी हम लोग किए कि मुख्यतः जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक अपस्थानिक जड़ होते हैं जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से विकसित होते हैं, और दूसरा मूसला जड़ होता है। मूसला जड़ होता है जो मूलांकुर से मुख्य जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर से, ये तो समझ गए हम लोग कि जो मूलांकुर होता है उससे मुख्य जड़ निर्माण होता है, और उसके चारों ओर द्वितीयक तृतीयक जड़ की शाखाएं निकलती है, तो वह मूसला जड़ होता है। अब ये मूसला जड़ होता है वह भी विभिन्न प्रकार से, मुख्यतः 4 से 5 प्रकार के होते हैं। और अपस्थानिक जड़ भी मुख्यतः उसके भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक भोज पदार्थ के रूप में संचय कर लेते हैं कुछ जड़, और दूसरा यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, और तीसरा जो है अन्य जैविक क्रियाएं करते हैं। अन्य जैविक में वही क्रिया हो गया जिसमें जैसे श्वसन मूल हो गया, अधिपादप मूल हो गया। तो श्वसन मूल क्या होता है, यह देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा हम लोग को। श्वसन मूल क्या होता है, ये श्वसन मूल क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ता है? तो ये मुख्यतः जो होते हैं श्वसन मूल, ये जलीय पौधे होते हैं, है ना। जलीय से ज़्यादा कहना अच्छा होगा दलदली क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण तो क्या होता है, जो पौधे होती है वो क्या होती है, उसकी जो जड़ें होती है दलदली भाग से ऑक्सीजन के तलाश में वह ऊपर की ओर आ जाती है। आप देखेंगे इस तरह से कहाँ मिलेगा आपको, मैंग्रोव वन में। आप चले जाइए सुंदरबन वन में, तो वहाँ पर ऐसे जड़ें मिलेंगे जो क्या होंगे, जमीन जड़ें जो होंगे वह पानी से ऊपर आ जाएंगे। इन दलदली भाग से वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वह ऊपर आ जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन मूल भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत में कौन सा है, इसके अंतर्गत में एक राइजोफेरा आता है, वह भी श्वसन मूल का एग्जाम्पल है ना। और हो सकता है आपको, जैसे यहाँ पे तो नाम दे दिया, तो राइजोफेरा तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए ऑप्शन में पान है, चेस्टनट है, जूसिया है, मक्का है, तो और क्या है, जूसिया। जूसिया भी इसी के अंतर्गत में आता है, श्वसन मूल के अंतर्गत में आता है। यानी इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से ऊपर उठ जाती है ताकि उसे पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो हम वही ऑक्सीजन की तलाश में, तो हो सकता है जूसिया की जगह पे ऑप्शन में और कुछ दे दिया जाए, या लवणभीत दे दिया जाए। तो मुख्यतः जो दलदली क्षेत्र होते हैं वो लवणोभीत होते हैं, या फिर मैंग्रोव दे दिया जाए। तो ऑप्शन में यह भी डाल सकता है, जरूरी नहीं है कि जूसिया डाल दिया। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, किस क्षेत्र में उग रहा है, क्यों उग रहा है, उसी से यह भी, उसी में से ये पौधा भी आता है, वहीं उगता है। तो कुछ भी ऑप्शन में दे, आशा करते हैं आप समझ गए। तो ये श्वसन मूल है जो क्या है, अपस्थानिक जड़ के जो तीसरा भाग है, अन्य जैविक क्रियाओं में श्वसन मूल के अंतर्गत में वो आता है। और राइजोफेरा और जो आप लोग ने देखा जूसिया, दोनों है। अब ये डहेलिया की जड़ें, अब ये डहेलिया क्या है, डहेलिया एक तरह का, इसमें काफ़ी आकर्षक फूल होता है। अब ये हम लोग को जाना है, डहेलिया की जड़ें क्या, कंदील और पुलकित, कुंभी रूपित, स्वांगीकरण, रेशेदार। देखिए ये जो डहलिया की जड़ें होती हैं, अब बोला जाता है डहेलिया का जो आप रोपेंगे तो इसको बीज के द्वारा भी रोप सकते हैं, और उसके बाद इसको कंद के द्वारा भी रोप सकते हैं, जो उसके कंद नीचे होते हैं, और तना के द्वारा भी रोप, तीनों के द्वारा इसका विकास होता है। तो उसी का जो जड़ें मुख्यतः करा कैसा होता है, जो डहेलिया का जो जड़ें होता है वो कंदील होता है। यानी आप देखेंगे ना, जो उसकी जड़ होगा कंद टाइप से बना होगा। अब ये कंद हम क्यों करें, देखिए कंदील जड़ें, अब हम जैसे हम लोगों ने देखा कि जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अपस्थानिक जड़ और दूसरा मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ वे जड़ होते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर से ना होकर पौधे के पादपीय शरीर के अन्य भाग से होता है। पादपीय शरीर कहिए या पौधे जो भी कहिए, क्योंकि पादपीय कहना उचित है, पादप में तो सभी तरह के पौधे आते हैं। तो पादपीय पौधे के अन्य भागों से होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, तो अन्य भागों से होता है, उसे अपस्थानिक कहते हैं। तो अपस्थानिक में मुख्यतः हम लोगों ने देखा था कि वो 3 तरह के बांटा गया है, कि कुछ जो अपस्थानिक जड़ें होते हैं वो भोज्य पदार्थ के रूप में संचित होते हैं, कुछ होते हैं जो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, और कुछ होते हैं जो अन्य जैविक क्रियाओं में सहयोग होते हैं। तो उसी का जो पहला है, भोज्य पदार्थ के रूप में कंदील जड़ें, जो कंदील जड़ें होती हैं, ये जड़ें भोज्य पदार्थ का संचय के कारण फूल जाती है, यानी फूला रहेगा। तो आप डहेलिया का भी जड़ में देखेंगे ना, तो कंद टाइप से रहेगा, इस तरह से गोल 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 गोल, थोड़ा गोल नहीं रहेगा पूर्ण रूप से, यानी वो निकला हुआ रहेगा, यानी अनिश्चित आकृति, फूला हुआ रहेगा, आप ये समझ लीजिए। तो वही होता है, वो उसकी जड़ें कंदील भी होती है। और ऑप्शन में है पुलकित, पुलकित होता है, यह भी भोज्य पदार्थ का संचय के रूप में, जो हम लोगों ने देखा अपस्थानिक जड़ है जो भोज्य पदार्थ के रूप में संचय रहते हैं, तो उसी में से पुलकित जड़ भी होता है। पुलकित जड़ के अंतर्गत में खुद डहेलिया का ही आ जाता है। इसका जो मतलब इसका जो जड़ देखेंगे, पुलकित जड़ें वैसे होती हैं जो मांसल तथा फूली हुई जड़ें होती हैं, गुच्छे की तरफ से हो गया, इस तरह बना हुआ रहे कंदील कंदील। इसलिए अगर आप इसका सीजन ख़त्म हो गया हो तो उसकी जड़ें को निकाल कर कंदील
जो भाग है उसको रखकर आप अगले मौसम में लगा सकते हैं। तो कंदिल एवं पुलकित जड़ें हो जाएगा, जो कि अपस्थानिक जड़ का पहला भाग के अंतर्गत में आता है, जो 3 तरीके में बांटा गया। उसी में से आगे हम लोग देखेंगे कि आ जाएगा शकरकंद किसका भाग है, तो वही शकरकंद कंदिल भाग का, कंदिल जड़े का आ जाएगा। कंदिल में क्या हम लोगों ने देखा, ये जड़ें जो भोज्य पदार्थ का संचय कर लेती है और क्या होती है, फूल जाती है, यानी अनिश्चित आकार का, तो उसी के अंतर्गत में शकरकंद भी आएगा। देखते हैं शकरकंद क्या पूर्ण रूप से मतलब एक आकृति में रहता नहीं रहता, कहीं फूला रहेगा, कहीं थोड़ा संकीर्ण रहेगा, कहीं वो पतला रहेगा, इस तरह से होता, तो कंदिल जड़े के अंतर्गत में ही आएगा। ऑप्शन बी में है, देखिए ऑप्शन बी की भी चर्चा हम लोग इसलिए कर लें क्योंकि आगे सभी कॉन्सेप्ट को समझना ही समझना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 प्रकार के जड़ें पाए जाते हैं, एक अपस्थानिक जड़ और दूसरा मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या था, मूसला जड़ वो था जो मूलांकुर से क्या हो रहा था, मुख्य जड़ का निर्माण हो रहा था और उसके चारों ओर द्वितीयक तृतीयक जड़ों की शाखाएं हो रही थी। जैसे ये हो गया, ये मूलांकुर से मूल जड़ का निर्माण हुआ, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए, इसके चारों ओर द्वितीयक तृतीयक, चाहे वो यहाँ से ही क्यों ना, चाहे वो यहाँ से हो, इस तरह से द्वितीयक तृतीयक जड़ों की शाखाएं निकलती थी और इन सभी मिश्रित जड़ों को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते थे। वह मूसला जड़ मुख्यतः 5 प्रकार के हम लोगों ने देखा, यानी 5 तरह से होते हैं कैटेगरीज में। पहला क्या है, कुंभी रूपी। कुंभी रूपी से ऊपर होता है तुर्क रूप। तुर्क रूप के अंतर्गत में गाजर आएगा, सॉरी तुर्क रूप में मूली आएगा। इसमें क्या होता है, ये जड़ें जो होती है खाद्य पदार्थ के संचय के रूप में मध्य में मोटी हो जाती है और शीर्ष और जो आधार होता है वह संकीर्ण हो जाता है। यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक जड़ें इनसे ही निकलती है। ये प्राथमिक हो गया और द्वितीयक, इनसे कभी कभी प्राथमिक और द्वितीयक जड़ भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप मूली जब उखाड़ते होंगे तो देखते होंगे हल्का हल्का उससे रेशा आ जाता है। तो इस तरह से ये आता है। फिर कुंभी रूपी जल में, कुंभी रूपी में क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है कि जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोलाकार होता है, यानी इसमें लगभग गोलाकार होता है और जो आधार की ओर एकाएक पतला हो जाता है। अब एकाएक पतला करने का मतलब कौन सा होता है, याद करिए ये शकरकंद, सॉरी शकरकंद नहीं, चुकंदर। देखते होंगे ना, उसका जो आधारीय भाग है, जो जड़ का जो सबसे ऊपरी भाग है, वहाँ पर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से क्या रहेगा, लगभग गोलाकार रहेगा, लेकिन नीचे का एक पतला हो जाएगा अन्य मूली के तुलना में और गाजर की तुलना में। तो इस तरह से इसी को हम कुंभी रूपी जल कहते हैं, है ना, जिसमें सलजम और चुकंदर दोनों आएगा। फिर उस एक शंकु रूपी होता है, अब शंकु से लग रहा होगा, शंकु आकार के होगा, हाँ लगभग वही होता है। इसमें क्या होता है, जड़ों का ऊपरी भाग मोटा हो जाता है तथा आधारीय भाग क्या हो जाता है, संकीर्ण या पतला होता है, यानी एकाएक पतला नहीं होता। तो इसे शंकुरूपी कहते हैं, जिसमें गाजर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाजर भी देख लिए हम लोग, मूली भी देख लिए हम लोग, और चुकंदर सलजम के बारे में भी देखा कि कौन से जड़ के अंतर्गत में आते हैं। वो मूसला जड़ के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन मूसला जड़ भी क्या है, 5 से 6 प्रकार से विभाजित है, कैटेगरीज में बटे हुए। नेक्स्ट देख लीजिए 5 में क्या करा, 5 में करा उपरिरोही मूल मिलते हैं। अब उपरिरोही मूल क्या होता है, देखिए उपरिरोही मूल को हम लोग क्या कहते हैं, अधिपादप के रूप में भी जानते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, अधिपादप या एपीफाइट, यह भी लिखा मिल सकता है, अधिपादप या एपीफाइट, है ना। अब देखिए अधिपादप या एपीफाइट, ये तीनों का अर्थ वही है। इंग्लिश में एपीफाइट हो गया, उपरिरोह का अधिपादप हो गया। ये अब क्या होता है, ये उपरिरोह क्या होता है, अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए, अपना सिर्फ आश्रय के लिए किसी पौधे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब उसमें से वैसा कौन पौधा है, अब तो आश्रय के लिए, तो यहाँ पर देखिए आश्रय के लिए सभी इस्तेमाल करते हैं। टिनोस्पोरा, जिसको गिलोय कहते हैं, ये आपको मालूम ही होगा, हाल ही के जब कोरोना हुआ तो काफ़ी इसकी डिमांड हुई। गिलोय का जो मुख्यतः जो नीम पर जो पाए जा रहे थे उस तरह के परजीवी, उस गिलोय का काफ़ी मांग था, क्योंकि वो औषधि के रूप में ज्वार के रूप में वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। अमरबेल भी वही है जो आप लोग कहाँ देखते होंगे, कैक्टस, ये क्या बोलता, बबूल का पेड़ पे पाया जाता है, इस तरह से। तो ये सभी क्या है, परजीवी हैं, यानी पौधे पर रहते हैं और उसके जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण कर ये विकसित करते हैं। लेकिन आर्किड्स ऐसा पौधा है जो उपरिरोह है, यानी उसके पोषण का, उस पौधे के पोषण का उपयोग यह नहीं करता है। क्योंकि देखिए 2 तरह के होते हैं, एक सहजीवी, जब हम लोग कवक का अध्ययन किए थे उसमें चर्चा हुई थी ना, कवक मुख्यतः 3 तरह से होते हैं, एक मृतोपजीवी कवक होते हैं, सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। सहजीवी में क्या होता है, कवक को भी फायदा होता है और कवक जिसके साथ में होता है, जिस पर होता है, उसको भी फायदा होता है। और परजीवी में क्या होता है, जो कवक चिपकता है सिर्फ कवक को फायदा होता है, और जिस प्राणी पर है वो चिपका हुआ या जिस प्राणी के अंदर में उसको फायदा नहीं, उसको हानि होता है। तो अमरबेल वही है जो क्या होता है, परजीवी की तरफ में रहता है, यानी उसके जो भोज्य पदार्थ होता है जिस भी पेड़ पर होता है, या टिनोस्पेरा मुख्यतः नीम पर होता है, तो इसमें देखिएगा कि नीम का गुण आ जाता है।
यानी उसी तरह से कड़वाहट इसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए ये औषधीय के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन आर्किड्स एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, उसके पोषण को ये उपयोग नहीं करता, सिर्फ आश्रय के रूप में वह पेड़ों का या अन्य भी जो जगह होता है लकड़ी का उसका उपयोग करता है। तो यही हो जाएगा उपरिरोह मूल। तो हम लोग आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वही आर्किड्स आता है जिसे एपीफाइट कहते हैं और उपरिरोह भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 6 में करा है। 6 में करा है कि न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है। अभी हम लोग चर्चा किए कि न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल प्राय, जिसकी चर्चा हम लोग ने ऑप्शन में था, क्या था, जूसिया था। तो हम लोग ये भी जाने थे कि जो राइजोफेरा होता है, राइजोफोरा होता है और जूसिया, ये दोनों क्या होते हैं, श्वसन मूल होते हैं। श्वसन मूल का अर्थ हम लोगों ने समझा था कि ये उस प्रकार के पौधे होते हैं जो मुख्यतः दलदली क्षेत्र में, लवणोद्भिद क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण दलदली क्षेत्रों में वह क्या होते हैं, वह जड़ें ऊपर उठ जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा ये, आपको जहाँ भी लवणोद्भिद है, जैसे सुंदरबन में जाइए बहुतायत मात्रा में देखने को आपको मिल जाएगा। तो वही होता है। तो प्राय मिलती है, क्यों मिलती है, तो शुष्कोभिद में बिल्कुल नहीं। शुष्कोभिद में क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पत्ते होंगे वो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। ऊपरी रो, अब ऊपरी रो तक अभी हम लोग ऊपर देखे, ऊपरी रो में जिसको हम लोग क्या कहे थे, अधिपादप या एपीफाइट हम लोग कहे थे, जो क्या करता है, किसी पौधे को अपना आश्रय के रूप में उपयोग करता है। और यही ऊपरी रोह का जो होता है ना, आप ये भी देखेंगे जो ऊपरी रोह का जो पौधा होता है उसकी जड़ें वायवीय होती हैं, यानी वायु में झूलती हुई रहेगी और उसी वायु से वो नमी और अपना पोषण को प्राप्त कर लेगी। ऊपरी रोह जैसे आर्किड्स भी है। अब आगे देखिए, न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलते आ गया ना मैंग्रोव पादप में, तो बिल्कुल होगा मैंग्रोव पादप में, यानी अगर ऑप्शन में रहता लवणोद्भिद तो वह भी आंसर होता है ना। अगर ऑप्शन में रहता प्राय कौन होते हैं, तो राइजोफेरा होता, तो राइजोफेरा भी होता, क्योंकि ये पौधे हैं उस क्षेत्र में होते हैं। वही न्यूमेटोफोर्स, इसमें देखिए क्या होता है ना, छोटे छोटे स्थान इसमें पाए जाते हैं और जिन्हें उसे ही छोटा छोटा जो होता है ना, जब ये आएगा ना छोटा छोटा स्थान आपको देखने को मिलेगा बारीकी, उसी को न्यूमेटोड्स उसमें होता है। इसी कारण न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलिए, आर्किड्स के विलोमन जड़ें होती है। अब देखिए विलोमन क्या है, कुछ हिंदी ऐसा होता है, अगर आप वाकिफ में, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा साइंस में आपको इससे परेशानियां देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों इंग्लिश भी ध्यान में होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी भी होना चाहिए। हिंदी भी नहीं है, अगर आप अर्थ समझ गए तो वैसा हिंदी भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बिलामेन, बिलामेन मुख्यतः जो होते हैं वो मतलब जो स्पंजी उत्तक होते हैं ना, उसी का अन्य नाम है। तो स्पंजी उत्तक भी लिखा मिल सकता है। तो आर्किड्स में स्पंजी उत्तक क्या होते हैं, देखिए अभी चर्चा की, आर्किड्स क्या उपरिरोह है यानी कि एपीफाइट है, और दूसरा क्या है, अधिपादप है, यानी कि वो आश्रय के रूप में पौधों का उपयोग करता है, उससे ना पोषण लेता ना कुछ। तो आखिर वो पोषण अपना लेता कहाँ से, नमी लेता कहाँ से। तो हम लोगों ने देखा था जो अधिपादप के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, जो उसकी जड़ें होते हैं जो वायु से क्या करती है, यानी वायु से वो निकला रहेगा, उसमें देखिएगा उसके जहाँ पे नोट्स रहेगा ना, नोट्स यानी संधियाँ, जो गांठ हम लोग हिंदी में आप कह सकते हैं कि हर एक पौधे में आपको गांठ देखने को मिल जाएगा। वही गांठ से क्या होता है, तना का निर्माण होगा, फिर पत्ती का भी निर्माण होता है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको वायु में जड़ें मिलेगा, और वही वायु की जो जड़ें होगी वो नमी अवशोषित करेगी, वातावरण से नमी तथा पोषण को। तो एप्सन में करा आर्किड्स विलोमन, यानी वही जो स्पंजी जड़ें होती क्या होती, सहारा देती है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट संकीर्ण की, नहीं। गैसों के विनिमय की, नहीं। नमी अवशोषित करने की, बिल्कुल सही है, नमी अवशोषित करने के लिए। नेक्स्ट 8 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। अब काफ़ी अच्छा यह भी प्रश्न है, कौन एक जड़ नहीं है। तो इस प्रश्न का आप सही जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको अच्छे से पता हो। तो आइए उनको हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अपस्तंभी जड़ होते हैं, सॉरी अपस्तंभी नहीं, अपस्थानिक बोलिए, है ना। एक अपस्थानिक जड़ और दूसरा मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ वो जड़ था जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भागों से हो रहा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने बरगद में भी देखा, फिर हम लोगों ने पान में भी देखा। पान में भी वही है, पान से ज़्यादा कहना उचित होगा, जो ज़्यादा समझ में आएगा। आसपास पुदीना आप देखते होंगे, घास देखते होंगे। तो ये क्या है, वही अपस्थानिक का एग्जाम्पल है कि जो क्या होते हैं, मूलांकुर के अलावा पादप शरीर के अन्य भागों से विकसित होते। और दूसरा मूसला जड़ देखे थे, मूसला जड़ में हम लोग देखा था मूलांकुर से एक मुख्य जड़ का निर्माण हो रहा था और उसके चारों ओर द्वितीयक तृतीयक जड़ों की शाखाएं निकल रही थी, तो मूसला जड़ कहला रहा था। तब वही ऑप्शन में आलू है, गाजर है, शकरकंद है, बोलिए। तो आइए अभी दूसरा क्या देखा हम लोग, मूसला जड़। तो मूसला जड़ में हम लोग देखे थे मुख्यतः 5 प्रकार के होते, एक तुर्कु रूपी जल, दूसरा कुंभी रूपी जल, तीसरा शंकु रूपी जल, चौथा पिंडक जड़ें और पांचवा श्वसन मूल। श्वसन मूल की तो चर्चा हो गई। अब तुर्क रूपी की भी हम लोग चर्चा किए कि
तुर्क रूप जो जड़ होते हैं वह क्या होते हैं, तुर्क रूप जड़ में जो होते हैं वह उसके मध्य भाग में जो क्या होता है, देखिए यहाँ तुर्क रूपी जो जड़ होते हैं, ये तुर्क रूपी जड़ किसके, ये जो भाग है वह मूसला जड़ है। जो मूसला जड़ जो होते हैं उसका जो रूपांतरण होता है वो इस तरह से 5 भागों में होता है, तो वही एक तुर्क रूपी आता है। जो तुर्क रूप में होते हैं उसमें मध्य भाग में मोटा और शीर्ष और आधार जो होता है वह पतला होता है। इसके अंतर्गत में मूली आता है। और आप क्या देखेंगे कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इससे मतलब प्राथमिक एवं द्वितीयक जड़ें भी इससे निकलती है। जब आप मूली कबाड़ेंगे ना तो देखेंगे हल्का हल्का उसमें जड़ भी आया हुआ रहेगा, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक जड़ देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में प्राथमिक जड़ क्यों नहीं मिल रहा, तो प्राथमिक जड़ तो खुद वो था जो अवशोषित करके क्या बना लिया, वो मूली बन गया, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, द्वितीयक तृतीयक होगा उससे पतला ही होगा, कम ही होगा। तो मूली हो गया तुर्क रूपी में। दूसरा हम लोग उससे नीचे बढ़ते हैं तो कुंभी रूपी जल है। अब कुंभी रूपी में क्या होता है, इन जड़ों का जो ऊपरी भाग होता है ना वो क्या होता है, लगभग गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार होता है, लेकिन जो उसका आधार होता है एकाएक पतला हो जाता है। तो आधार तो गोलाकार एवं मोटा होता है, लेकिन आधार क्या होता है, आधार की ओर एकाएक पतला देखने को मिलता है। ये कौन आते हैं, याद करिए, ऐसा इसमें देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा सलजम में, और कहाँ देखने को मिलेगा, चुकंदर में। ये दो में आपको देखने को मिलेगा कि आधार पूरा एकाएक गोलाकार मोटा है, लेकिन आधार एकाएक पतला हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कुंभी रूपी। तो ऑप्शन में तो चुकंदर और शक्कर का चुकंदर और क्या बोले हम लोग, ये सलजम, दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो कुंभी रूपी नहीं। और तीसरा होता है शंकुरूपी। अब शंकुरूपी में क्या होता है, शंकुरूपी में क्या होता है, इस प्रकार की जड़ का ऊपरी भाग मोटा होता है तथा आधारीय भाग संकीर्ण होता जाता है, एकाएक पतला नहीं होगा, संकीर्ण होता जाएगा। अब ऐसे में कौन पौधे आएंगे, तो ऐसे में आ जाएंगे गाजर, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये शंकुरूपी में हो जाएंगे। अब शंकुरूपी से नीचे आ जाएंगे तो पिंडक जड़ें हो जाएंगे, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्राथमिक मूसला जड़, उसकी शाखाएं कई स्थानों पर मोटी होती है, ऐसे उसे पिंडक जड़ कहते हैं। उसके बाद श्वसन मूल तो चर्चा की। अब शकरकंद है। अब आपके माइंड में शकरकंद की चर्चा नहीं की, तो शकरकंद वो था अपस्थानिक जड़ में था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, अपस्थानिक जड़ भी मुख्यतः क्या हो रहे थे, उसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ था ना। एक जो भोज्य पदार्थ के रूप में संचय कर लेती है जड़, दूसरा यांत्रिक सहारा प्रदान करते, चौथा अन्य जैविक क्रियाएं करता है। तो याद करिए, पहला जो भोज्य पदार्थ के रूप में संचय किए जाते हैं किसके द्वारा, अपस्थानिक जड़ों के द्वारा। तो भोज्य पदार्थ के रूप में संचित किए जाते हैं, जिसमें एक कंदिल जड़ आ रहा था, दूसरा पुलकित जड़ भी हम लोग पढ़े थे। कंदिल जड़ में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जड़ें भोज्य पदार्थ का संचय के कारण फूल जाती है और अनिश्चित आकृति के ले लेती है, जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ क्या बोलता है, शकरकंद, है ना, शकरकंद। हाँ देखते हैं, अनिश्चित आकृति का रहता है, कहीं मोटा रहेगा, कहीं पतला रहेगा, फिर नीचे मोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, भोज्य पदार्थों के संचय के कारण फूल जाते हैं और अनिश्चित आकृति रहता है। पुलकित में क्या होगा, पुलकित में भी देखा था, जो मांसल मतलब ऐसी जड़ें जो मतलब गुदगुदा टाइप से होता है, फुला हुआ हो रहता है, और जड़िए गुच्छे के रूप में होता है, नहीं गुच्छा गुच्छा रहता, पुलकित में था, जिसमें डहेलिया का भी था। तो ये तीनों तो हम लोगों ने यह चीज़ समझ लिया कि तीनों जड़ में ही आ रहा है। अब बचा आलू। तो आलू का है क्या, आलू किस कैटेगरी में, तो ये तना में आ रहा है। अब तना क्या होता है, तना भी हम लोगों ने देखा कि जो बीज होता है, बीज का जो अंकुरन होता है, तो अंकुरन के दरमियान में क्या होता है, जो बीज का जो अंकुरन होता है, तो अंकुरन के दरमियान में जो निकलने वाला अंकुर भाग होता है वो जो नीचे की ओर होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के तरफ होता है, तथा प्रकाश के दिशा के विपरीत में होता है, नहीं प्रकाश ऊपर पड़ता है तो नीचे जाता है। तो ये भाग को प्रांकुर या क्या कह रहे थे, इसको अंकुर कह रहे थे, यानी जो मूलांकुर का रूप कर रहा था। यही मूलांकुर थोड़ा सा समय के बाद जब परिपक्व हो रहा था तो जड़ कहला रहा था, है ना। अब जो ऊपर की ओर निकल रहा था वो क्या कर रहा था, वो परांकुर कहला रहा था। और इसी परांकुर से क्या होगा, तना का निर्माण होगा, पत्ती का निर्माण होगा, फूल का निर्माण होगा। वही तना के अंतर्गत में आलू आता है। अब आपके माइंड में उठेगा क्या, तना को भी बहुत सारे भागों में, हाँ तना को भी 3 भागों में रखा गया। एक भूमिगत तना के अंतर्गत में रखा गया, और एक अर्धवायवीय तना के अंतर्गत में रखा गया, और एक वायवीय तना के रूप में। तो वही भूमिगत तना के रूप में आलू का बात आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकंद, स्तंभ कंद, सल्क कंद, घन कंद। सल्क का अर्थ ही होता है खंड, तो सल्क कंद में प्याज वाज आ जाएगा, जो उस तरह से खंड बने रहेंगे। लहसुन भी इसी में आ जाएगा, यानी खंड होता है सल्क का मतलब। तो प्रकंद में हो जाता है, प्रकंद में होता है छोटे एवं सयान, यानी सयान का अर्थ होता है गढ़ा, है ना, उस टाइप से होते हैं, मिट्टी के सतह के नीचे क्षैतिज रूप में विकास करते हैं। अब क्षैतिज तो अभी इसकी चर्चा हम लोग फिजिक्स मतलब कहिए कि ज्योग्राफी में भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, यानी इसकी चर्चा फिजिक्स में भी अच्छे से हो गई। क्षैतिज का अर्थ आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से होता है, उत्तर से दक्षिण के रूप में मुख्यतः इस तरह। तो क्षैतिज दिशा में ये क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। इसमें उपस्थित अग्रिस्त कलिकाएं के कारण शाखा रहित है, वो शाखा युक्त भी हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत में अदरक आएगा, हल्दी आएगा प्रकंद में, और उसके बाद
स्तंभ कंद के अंतर्गत में आलू आएगा। इसमें क्या होगा, भूमिगत तने भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहण के कारण शीर्ष भाग फूलकर मोटा हो जाता है तथा इनकी सतह पर अनेक गड्ढे हैं। देखते हैं आलू कैसे होता है, गड्ढा गड्ढा मतलब देखने को मिलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं ना पूर्ण रूप होता है, गल्ला होता है जिसको हम लोग आँख कहते हैं उसको, है ना, गड्ढे जो होता है जिन्हें आँख कहा जाता है। तो प्रत्येक आँख पर सल्पपत्र एवं प्रस्फुट कलिकाएँ होती है। तो इस तरह से हो गया, तो आलू आ जाएगा तना में। तो आशा करते हैं आप इन चारों ऑप्शन को अच्छा से समझ गए होंगे और ये चारों ऑप्शन आगे आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट 9 में देख लीजिए, 9 में कह रहा अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जड़ मुख्यतः दो प्रकार के, एक अपस्थानिक जड़ और दूसरा मूसला जड़। तो अपस्थानिक जड़ कौन था, अपस्थानिक जड़ वे जड़ थे जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा पौधे के पादप के अन्य भागों से हो रहा था, वो अपस्थानिक जड़ कहला रहा था। जो क्या हो रहा था, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से मुख्य जड़ का निर्माण होता था, जिसके चारों ओर द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों की शाखाएं होती थी, उसको क्या कह रहे थे हम लोग, मतलब निश्चित रूप से इस जड़ को मूसला जड़ कह रहे थे। तो अब करा अवस्तंभ, तो अवस्तंभ या अवस्तंभ देखिए अपस्तंभ भी रह सकता है, इसलिए स्टील रूट लिख दिया है ना। थोड़ा सा हिंदी में आपको थोड़ा बहुत प व में कभी कभी ये चीज़ देखने को मिल जाता है, तो इसे अपस्तंभ मूल कहा जाता है ना। अव से अच्छा अपस्तंभ मूल है ना। तो अपस्तंभ मूल तो वही अव है, तो अपस्तंभ मूल पाए जाते हैं। अपस्तंभ मूल क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए जो क्या था, अपस्थानिक मूल और मूसला दो प्रकार के जड़ था। अपस्थानिक मूल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 तरह से उसका रूपांतरण है। कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में संचय कर लेते हैं, कुछ यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, कुछ अन्य जैविक क्रियाएं करते हैं। तो जो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं उसमें से जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले अपस्थानिक जड़ है, उसमें मुख्यतः जो पहला जड़ है उसे हम लोग स्तंभ जड़ कहते हैं। अब ये स्तंभ जड़ क्या होता है, स्तंभ का अर्थ ही पता चल रहा है, नहीं वो यांत्रिक सहारा उसको प्रदान करता है। ऐसे पौधे या वृक्ष जिनकी शाखाएं से अनेक, यानी शाखा जो होता है ना उसकी शाखाएं से अनेक जड़ें निकलती है, ये मोटा रूप धारण करके क्या करती है, जमीन में प्रवेश कर और उस वृक्ष को, उस पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ऐसे कौन है स्तंभ जड़, तो बरगद हो गया। फिर रबड़ के पेड़ में भी देखेंगे, राइजोफेरा में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो श्वसन मूल जड़ है ना। तो ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आता है, ये तो हम लोग था स्तंभ मूल देखिए। तो क्या स्तंभ मूल में अंदर में क्या है, कहीं पे आपको बरगद दिख रहा है, कहीं पे आपको रबड़ का पेड़ दिख रहा है, तो नहीं है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा जो है अपस्तंभ मूल। अपस्तंभ मूल क्या होता है अभी स्वयं लोग समझते हैं। ऐसी जड़ें जो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलती। अब देखिए जैसे ये हो गया, ये मिट्टी हो गया, ये जड़ हो गया, तो जो ऐसी जड़ें जो मुख्य तने, ये तना हो गया, नीचे मूल हो गया है ना, ये मूलांकुर से मूल बना। तो ये ऐसी जड़ें जो क्या है, मुख्य तने के आधार से क्या करती है, आधार के समीप से निकलकर तिर्यक रूप से जमीन में प्रवेश करती है। यानी क्या करती है, मुख्य तने के आधार से, यानी आप एक गांठ ऊपर बढ़ेंगे या कहीं कहीं 2 गांठ भी, केतारी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, केतारी यानी गन्ना है ना। तो गन्ना में भी आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार के जड़। तो यही होता है गन्ना और मक्का में आपको इस तरह से अपस्तंभ मूल जो तिर्यक रूप से जो मुख्य तना है ना, जो मुख्य तने के आधार के समीप से देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपसे ये कभी गलती नहीं होगा, ना ही कभी आपको समझने में दिक्कत होगा। आप पौधे को देखकर भी समझ जाएंगे कि वह उसको क्या प्रदान कर रहा है। तो गन्ना हो जाएगा इसका, अति ये रहता, मक्का रहता तो मक्का भी होता, दोनों रहता तो दोनों होगा। 10 में देख लीजिए स्तंभ मूल होती है। अब स्तंभ मूल क्या है, अभी चर्चा हम लोग किए कि जो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है अपस्थानिक जड़ मुख्यतः जो होते हैं वो 3 तरह से रूपांतरण होते हैं। पहला जो रूपांतरण होते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में रूपांतरण और संचय करते हैं, यांत्रिक सहारा प्राप्त करने के लिए करते हैं, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। तो उसी में था ना स्तंभ मूल, जो क्या था, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए स्तंभ मूल, जिसमें मुख्यतः जो देखे थे क्या होता है इसमें, ये पौधे या वृक्ष जिनकी शाखाओं, इनमें क्या होता है, ये वैसे पौधे या वृक्ष होते हैं जिनकी शाखाओं से जड़ निकलती है ना, शाखा से जड़ निकलती है, ये मोटा रूप धारण कर जमीन में प्रवेश कर जाती है और वृक्षों की शाखाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, जिसमें था बरगद था, रबड़ का पेड़ था, घास भी आ रहा था। तो कौन हो जाएगा, ये मूसला जड़ भाग किसका है, देखिए यह तो प्रश्न दिया है, मूसला जड़ की अपस्थानिक जड़, तो अपस्थानिक जड़ होगा है ना। मूसला जड़ क्या था, जड़ तो 2 प्रकार के थे। मूसला जड़ में हम लोगों ने उधर 6 देखा, जिसमें तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी, पिंडक मूल, श्वसन मूल, वो तो अलग था। तो ये हो जाएगा अपस्थानिक मूल। अब पुलकित जड़ भी किसका है, ये अपस्थानिक का ही है, जो भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। पुलकित मतलब होता गुदगुदा टाइप से है ना, मांसल टाइप से उसमें आ जाता है। ऐसी जड़ें जिसमें गुदगुदा तथा फूली हुई जड़ी गुच्छे के रूप में होते हैं, श्री डहेलिया का मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए, जड़ें विकसित होती है, आशा करते हैं अब आप इसका सही जवाब प्रांकुर से होगा कि मूलांकुर से होगा। अभी हम लोग समझे थे कि प्रांकुर मूलांकुर क्या होता है, जो जो जिस प्रकार से ये मान लेते हैं हम, देखिए ये थर्ड है, मतलब जैसे ये बीज का अंकुरन हो गया तो यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वह जो मूलांकुर कहलाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण के तरफ भूमि के अंदर जाएगा, और वही जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और पृथ्वी के प्रकाश की ओर जब बढ़ेगा तो वह प्रांकुर कहलाएगा। इसी प्रांकुर से क्या होगा, तना का विकास होगा, पत्ती का विकास होगा, फूल का विकास होगा, फल का विकास होगा। तो प्रांकुर है, जड़ें विकसित होती किससे, मूलांकुर से होती है। मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर भी हम लोगों से अंकुरन की प्रक्रिया के दौरान जो पहला भाग होता है, अंकुरन का जो पहला भाग होता है वो मूलांकुर कहलाता है। यही थोड़ा समय के साथ परिपक्व होने के बाद वो मूल कहलाने लगता है, जड़। फिर हम देखते हैं कि और भी द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें भी, शाखाएं भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए गाजर है। गाजर क्या है, आशा करिए गाजर की चर्चा भी हम लोग किए कि मूसलाजड़। मूसलाजड़ में क्या था, मूसलाजड़ वो जड़ होते थे जो मूलांकुर से एक मुख्य जड़ का, मूलांकुर से तो एक मुख्य जड़ का निर्माण हो ही रहा था, लेकिन उसके चारों ओर क्या हो रहे थे, द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों की शाखाएं मिल रही थी। इस तरह से ये हो गया, मूलांकुर हो गया, लेकिन उसके चारों ओर द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों की शाखाएं मिल रही थी। वो मूसला जड़ करा था। मूसला जड़ में पहला हम लोग देखे थे तुर्क रूपी देखे थे, तो तुर्क रूपी के अंतर्गत में क्या आ रहा था, मूली आ रहा था। तुर्क रूपी में क्या हम लोगों ने देखा था, ये खाद्य पदार्थों के संचय के कारण मध्य में मोटा हो जाता है, और शीर्ष और जो आधार होता है वो क्या होता है, वो पतले होते हैं। तो इस प्रकार मूली में आ रहा था। फिर कुंभी रूपी हम लोग देखे थे, कुंभी रूपी में क्या आ रहा था, कुंभी रूपी में चुकंदर आ रहा था। जो आधार जो मतलब जड़ है ना, जड़ का जो ऊपरी भाग है गोलाकार, लगभग गोलाकार मोटी होता है, लेकिन जो आधारीय भाग हो जाता है यानी नीचे की ओर एकाएक संकीर्ण हो जाता है, जिसमें सलजम था, चुकंदर था। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, गाजर में शंकुरूपी देखा था। शंकुरूपी में जो गाजर आ रहा था, इसमें क्या हो रहा था, इसका आधारीय भाग तो मोटा था ही, लेकिन आधारीय भाग एकाएक पतला ना होकर धीरे धीरे यानी पतला हो रहा था, है ना, संकीर्ण या पतला हो रहा था, जिसमें गाजर आ रहा था। तो गाजर जड़ है। और कौन सा जड़ होगा, यह भी याद रखिए, शंकुरूपी जड़, क्योंकि आपको अगर डीप में प्रश्न जाएगा तो वह भी जानना चाहेगा क्या जड़ का प्रकार आपको पता है, तो हम उसकी चर्चा कर ही दिए। 13 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप या पादपों का मुख्य अवशोषी अंग है। तो कौन सा मुख्य अवशोषी अंग है, अब बताइए, अवशोषण कौन करेगा, जड़ करेगा कि तना करेगा, स्वाभाविक सी बात है जड़ करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह जड़ हो जाएगा। अब देखिए मूल तंत्र का क्या काम है, मूल का मतलब तो जड़ हम लोग समझ लिए। तो मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण या पौधों को मिट्टी में, और साथ में पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना है, खाद्य पदार्थों का संचय करना, पादप नियामकों का संश्लेषण करना, यही तो कार्य है किसका, केवल जड़ का। तो पादप का मुख्य अवशोषक अंग है जड़ है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में भी है, तो ऐसा नहीं हड़बड़ में सी मार दीजिएगा। वो पत्ता क्या करेगा, वो भोजन बनाएगा। आगे हम लोग देखेंगे पत्ता का विकास होगा ना, जिसमें एक जो मध्य होगा, मतलब आप जाएंगे पर्णधार से पर्णबीत जाके फिर देखेंगे मिडरिप बनेगा, मिडरिप से फिर छोटा छोटा भेन बनेगा, और वही भेन में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा सूर्य के प्रकाश में। फिर वो वहाँ से वो संचालन कर, जिस तरह से हम लोग का बॉडी में भेन होता है ना जो संचालन करता है ना ब्लड का, फिर वहाँ से वो भोजन का करेगा। उसकी भी चर्चा अच्छा से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए 14 में, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। इसकी चर्चा तो हो ही गई है कि अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ वैसे जड़ होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर से ना होकर पादप के अन्य भागों से होता है ना, जिसमें हम लोग देखे थे कि उसको 3 तरह से विभाजित किया गया, रूपांतरण होता है। कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में संचय हो जाते हैं, कुछ यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, कुछ अन्य जैविक क्रियाओं करते हैं। तो उसी में से जो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं उसमें से स्तंभ मूल में हम लोगों ने देखा था बरगद था, जो क्या हो रहा था, जो पौधे या वृक्ष के शाखाओं से अनेक क्या कर रही थी, जड़ें निकलती थी, और ये मोटा रूप धारण कर जमीन में प्रवेश कर उस शाखा को यानी उस वृक्ष को, शाखाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, स्तंभ मूल। और स्तंभ के नीचे क्या था, अपस्तंभ मूल। अपस्तंभ मूल में क्या हो रहा था, इसमें हम लोग देखे थे कि जो मुख्य तना होता है ना, मुख्य तना के आधार से क्या हो रही थी, एक तिर्यक रूपी जड़ निकलकर जमीन में प्रवेश कर उसको सहारा दे रही थी। जैसे मक्का हो गया, मक्का में देखते हैं ना जहाँ जड़ होता है भूमि से ऊपर देखिएगा 1 गांठ और 2 गांठ, उस पर्व संध्या से आपको क्या मिलेगा कि आपको निकला हुआ जड़ मिलेगा तिर्यक रूप से, यहाँ निकलेगा और जमीन में प्रवेश कर देगा, तो वो उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं आपको परेशानी होगा, लगभग में आपको देखने को पौधे में मिल जाएगा। एक गन्ना चाहे आप ये मक्का में चले जाइए। तो नेक्स्ट देख लीजिए 15 में क्या है, निम्न जोड़ों में कौन सा ग्रंथ, आ गया ना प्रश्न,
तो इसलिए हम कह रहे थे कि थोड़ा बारीकी अध्ययन भी होना चाहिए। अब कह रहा है सलजम है, मूली है, सबको बताना है। वो तो दे दिया कि जड़ है, लेकिन कौन सा जड़ में। चलिए ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। मैंग्रोव पौधे। अब तो मैंग्रोव पौधे क्या हो रहे थे, याद करिए। मैंग्रोव पौधा हम लोग कहाँ चर्चा किए, हम लोग चर्चा किए थे कि मैंग्रोव में लवणोभिद होता है, दलदली क्षेत्र होता है। इस दलदली क्षेत्र में ऑक्सीजन की तलाश में पौधे जमीन से यानी जल से ऊपर निकल कर इस तरह से आ जाते हैं, जिसमें राइजोफेरा था, जूसिया था, उससे भी फूल थे, तो वो श्वसन मूल करा रहे थे। तो ये हो जाएगा मैंग्रोव पौधे श्वसन मूल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में चलिए मूली है। अब याद करिए हम लोग मूसला जड़ पढ़े थे, दो प्रकार के जड़, एक अपस्थानिक जड़ और दूसरा मूसला जड़। मूसला जड़ में क्या था, मूसला जड़ उसको कह रहे थे कि ऐसे जड़ों में मूलांकर से एक मुख्य जड़ का निर्माण हो रहा था और उसके चारों ओर द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों की शाखाएं, उससे मूसला जड़ का अर्थ। उसमें से पहला जो था उसका जो रूपांतरण किया गया था वो तीन तरह से, मतलब चार से पांच तरीके से किया गया था। उसमें पहला जो था तुर्क रूपी जड़। तुर्क रूपी जड़ में क्या था, वह तुर्क रूपी जड़ में था जिसका जो मध्य भाग है मोटा और आधार और शीर्ष भाग क्या हो, पतला हो, जिसमें मूली आ रहा था, है ना। उसमें गाजर आ रहा था, गाजर शंकु रूपी था जिसका आधार भाग मोटा था और मतलब आधार नहीं कहिए कि जड़ का जो ऊपरी भाग है ना, जड़ का ऊपरी भाग और आधारीय भाग पतला था, तो वो आ रहा था गाजर में आ रहा था। और एक और था चुकंदर भी था ना, जो जो कुंभी रूपी था। कुंभी रूपी में क्या था कि जो जड़ का आधार है वह लगभग गोलाकार है या मोटा है और जो उसका आधार भाग है एकाएक संकीर्ण हो रहा है। तो सलजम में खाइए आप, चुकंदर खाइए, वो चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो कुंभी रूपी सलजम, अरे ये तो सही है, कुंभी रूपी सलजम। और अब श्वसन मूल मैंग्रोव सही है। अब आ गया शंक्वाकार जड़ प्याज। क्या शंक्वाकार जड़ प्याज है, नहीं। शंक्वाकार का भी चर्चा हम लोग किए ना, शंक्वाकार जिसके अंतर्गत में गाजर आ रहा था। शंक्वाकार में क्या हो रहा था, जिसका जो जड़ है, मूल है, उसका मूल का आधार भाग मोटा होता है और जो उसका जो होता है आधार भाग, यानी ये तो शीर्ष हो गया, इस पौधे का जो ऊपरी भाग कहिए, ऊपरी कहिए, जो पौधे का ऊपरी भाग क्या होता है, लगभग मोटा होता है और जो आधारीय भाग होता है धीरे धीरे संकीर्ण हो जाता है, जिसके अंतर्गत में कौन आता है, मूली आता है। नहीं नहीं, मूली नहीं, सॉरी, गाजर आता है ना, वो गाजर आता है। तो वह शंक्वाकार जड़ होता है, लेकिन यहाँ प्याज दिया हुआ है तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। प्याज किस में आएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तना में तो सल्क कंद में आएगा। सल्क का अर्थ ही होता है खंड। देखते हैं प्याज में क्या होता है, ऐसे ऐसे खंड होता है ना, ऐसे 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 होगा, इस तरह से बना हुआ, तो वो खंड रूपी हम लोग आगे देखेंगे जब तना में घुसेंगे तब। चलिए नेक्स्ट आ जाइए को श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल तो अभी आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन में एक उसके पहले श्वसन मूल था जो निमेटोमोड्स में था, तो क्या हो जाएगा, राइजोफेरा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सिंघाड़ा उंघाड़ा भी हम लोग आगे देखेंगे, स्वांगीकरण मूल में होता है, जो सिंघाड़ा भी होता है तैरता हुआ होता है, बेलनाकार होता है ना। अब हरी पत्ती इसमें पाया जाता है। चलिए 17 में आ जाए। 17 में देखते हैं, पानी की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती है। पान की लता, पानी नहीं है, पान की लता से, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आइए इसे समझते हैं। देखिए पान की लता से बनने वाली जड़, अभी जड़ दो प्रकार से हम लोग को देखे थे, एक क्या था, अपस्थानिक जड़ और एक मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ वे जड़ कहला रहे थे जो मूलांकुर से ना हो निकल कर क्या हो रहा था, वह पादप पौधे या पादप शरीर के अन्य भागों से निकल रहा था, वो अपस्थानिक जड़ करा रहा था। और मूसला जड़ था जो क्या था, मूलांकुर से एक मुख्य जड़ का निर्माण हो रहा था और उसके चारों ओर द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों की शाखाएं निकलती, मूसला जड़ का था। अपस्थानिक जड़ था जिसका रूपांतरण मुख्यतः तीन तरह से किया गया था। कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में जड़ें संचित कर लेती थी, वो भोज्य पदार्थ के रूप में आती थी। दूसरा था कि यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़ें थी। और चौथा हम लोगों ने देखा था कि अन्य जैविक क्रियाओं के अंतर्गत में अपस्थानिक जड़ आते थे। तो दूसरा जो था, जो क्या हो रहा था, यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़ों में पहला तो स्तंभ जड़ देख लिया जिसमें बरगद आया। दूसरा हम लोगों ने अपस्थानिक जड़ देख लिया जिसमें गन्ना मक्का आया, जो क्या हो रहा था, मुख्य तना के आधार भाग से त्रियक रूपी जड़ निकलकर जमीन में प्रवेश कर उसको यांत्रिक सहारा दे रही थी। और तीसरा जो उसी में है यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले में स्तंभ, अपस्तंभ के बाद आरोही मूल। तो आरोही मूल में क्या होता है, ये जड़ें मुख्यतः थोड़ा कमजोर पौधे के तनों के संधि जो होता है ना, मैंने नोट्स जो होता है, गांठ जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वहाँ से उत्पन्न होता है ना। जो आधार, जो पौधों के किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करता है, मतलब गांठ से उत्पन्न होता है। आप देखेंगे जैसे एक इसी में अंतर्गत में आरोही मूल में आता है टिकोमा आता है। टिकोमा लतीय पथा है, आप देखेंगे कि वो दीवार पे भी चढ़ जाएगा। तो उसके क्या होता है, नोट्स होता है ना, वो जो नोट्स होता है ना, नोट्स से क्या होता है, मतलब जो उसके संधियाँ होती है ना, उससे उत्पन्न होता है ना, मतलब तनों से
उत्पन्न होता है, वहाँ पर जड़ें उत्पन्न होता है हल्का हल्का, और वो जड़ें होता है ना जो चिपचिपा रहेगा उसमें, जिसके कारण ही तो दीवार को भी पकड़ कर ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हालांकि वो तुरंत सूख जाता है चिपचिपा पदार्थ, तो वही टिकोमा आता है। उसी के अंतर्गत में पान वाला भी आता है। पान की लता में बनने वाला जड़ कौन सी होता है? तो वही होता है आरोही जड़ होता है, जिसे हम लोग आरोही जड़ कहते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसके अंतर्गत में टिकोमा भी आता है। और ये तो जल का भी अवशोषण करता है कुछ पौधे, पान हो गया, काली मिर्च हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, आलू को खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अभी देखिए, आलू की चर्चा हम लोग तो किए ही किए कि आलू क्या आ रहा था, जड़ में आ रहा था कि तना में आ रहा था? तो आलू आ रहा था भूमिगत तना में आ रहा था, है ना। अब भूमिगत तना में क्या आ रहा था? अब दो तरफ प्रकंद था, तो स्तंभ कंद के अंतर्गत में आ रहा था। स्तंभ कंद क्या था? मुख्यतः जो तने हैं। अब तने का तो देख लीजिए ना, तने कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। वो जो तना का रूप धारण कर रहा था, वह क्या कर रहा था? प्रांकुर कहला रहा था। ये जो बीज था, इस तरह से ये जो ऊपरी है, सूर्य के प्रकाश की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो ऊपर हो रहा था प्रांकुर, ऐसे से क्या हो रहा था? तना का विकास होगा, पत्ती का विकास होगा, फूल का विकास होगा, फल का विकास होगा। तो उसी में से आ रहा था। तो वो जो तना का जो है उसको भी तीन भागों में बांटा गया, एक भूमिगत तना के रूप में, एक अर्धवायवीय के रूप में, और एक वायवीय के रूप में। तो वही भूमिगत तना के रूप में क्या आ रहा था? वह आ रहा था आलू आ रहा था, तो तना के रूप में जो स्तंभ कंद के अंतर्गत में आ रहा था। भूमिगत तना भोज्य पदार्थों के कारण, भोज्य पदार्थों के संग्रह के कारण शीर्ष भाग पर फूलकर क्या हो रहा था? ये मोटा हो रहा था, शीर्ष भाग पर फूलकर जो मतलब उसके बाद जो है ना उस पर मोटा हो रहा था, और अनेक गड्ढे भी ये क्या बना रहा था? उस गड्ढे को हम लोग आँख कह रहे थे, और प्रत्येक आँख पर एक सल्क पत्र होता था। अगर आप आलू है उसको उखाड़ेंगे तो ये चीज़ आपको एकदम देखने को मिल जाएगा जो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रहे हैं। कभी मौका मिले तो जाइए उखाड़ कर देखिए कि किस तरह से वो होते हैं, तने भोज पदार्थ के रूप में होते हैं। गड्ढे कहाँ कहाँ पर होते हैं, उसी जो होगा ना गड्ढा हल्का हल्का आलू, उसी को आँख कहते हैं। उसमें सल्क पत्र भी होता है, वही आँख पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 19 में करा पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? पर्णकाय। चलिए अब हम लोग समझ रहे हैं, सल्क कंद भी हम लोग जड़ भी पढ़ लिए। तो पर्णकाय जो रूपांतरण है वह किसका है? वह है तना का। अब तना अब हम लोग पढ़ते हैं, तना क्या था? तना प्रांकुर से निर्माण हो रहा था। अब तना हो रहा था मुख्यतः तीन प्रकार के तना का विभाजन किया गया। पहला क्या किया गया है? भूमिगत तने के रूप में, दूसरा अर्धवायवीय तने के रूप में, और चौथा वायवीय तने के रूप में। तो अर्धवायवीय तनों में स्तंभ एक प्रकंद आ रहा था, और दूसरा स्तंभ कंद आ रहा था, और तीसरा सल्क कंद आ रहा था, और एक घन कंद आ रहा था। तो ये था भूमिगत तना। तो भूमिगत तना का जो प्रकंद था ये मोटे एवं सयान था, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे? मोटा एवं जो सयान था, मतलब वो आ रहा था। तना का जो रूपांतरण है भूमिगत तना का, उसका जो पहला भाग भूमिगत तना का, उसी का पहला भाग है प्रकंद, जो मुख्यतः मोटा एवं सयान, सयान का अर्थ होता है गाढ़ा होता है ना, जो मिट्टी के सतह के नीचे क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। यानी जो मिट्टी है ना उसका सतह में क्षैतिज क्षैतिज बने उत्तर से दक्षिण इस तरह से, है ना, क्षैतिज रूप में मिलेंगे आपको। ऊर्ध्वाधर बने हो गया, देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो गया, है ना, इस तरह से, मतलब अपने लंब पर होता है, तो वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। ये अंतर है, कभी कभी तो लोग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में भी थोड़ा कन्फ्यूज करते रहते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं करना। तो ये क्षैतिज रूप से करता है, यानी जमीन के समानांतर में करेगा ये, है ना, परत के समानांतर में, तो उस तरह से करेगा। इसमें हल्दी आएगा, उसके बाद इसमें अदरक आएगा, ये सभी होते हैं। तो इसके सिरे पर उपस्थित अग्रस्त कलिकाएं के कारण यह शाखा रहित एवं शाखा युक्त होते हैं। इसमें अग्रस्त होना, थोड़ा कली आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए ना, हल्दी उल्दी लाइए, थोड़ा थोड़ा कली आपको देखने मिलेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा। तो वह शाखा रहित भी हो सकता है, शाखा युक्त भी हो सकता है। कभी कभी इनकी निचली सतहों पर पतली सी वो भी देखने को मिल जाता है। आप देखते हैं कभी जब उखाड़ते होंगे, लाते होंगे ज़मीन से, तो उसमें हल्का हल्का पतली क्या मिल जाता है? जड़ें भी देखने को, यानी अपस्थानिक जड़ें देखने को मिल जाता है। तो ये होता है प्रकंद होता है, ये हाँ प्रकंद होता है, और उसके बाद जो है स्तंभ होता है। तो स्तंभ में आलू आ जाता है। स्तंभ कंद में ये भूमिगत तने भोज्य पदार्थ के कारण, संग्रह के कारण शीर्ष भाग पर फूल जाता है। इसका जो शीर्ष होता है ना, वो शीर्ष भाग यानी जो होता है शीर्ष वहीं पर फूल जाता है ना, फूल कर मोटा हो जाता है। वो अनेक सतह पर गड्ढे होता है। तो फिर सलकंद में होगा, प्याज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर्ण का स्तंभ पूछ रहा है, तो ये तो प्रकंद, स्तंभ कंद, सल्क कंद। सल्क का अर्थ होता है खंड होता है। तो देखिए सल्क में आ जाएगा, कौन आ जाएगा? ये तना बहुत छोटा चपटा होता है, छोटे छोटे सल्क से मिलकर बने होते हैं, एवं भोज्य पदार्थ का संग्रह करके मांसल हो जाते हैं, यानी फ्लेसी टाइप से लगेगा वो, जैसे प्याज हो गया,
है ना। फिर घनकंद हो गया, ये प्रकंद का संघनन रूप है, यानी प्रकंद में क्या था, थोड़ा सघन था, अति था ना, विरल था ना, इसमें थोड़ा और सघन हो जाएगा, जिसमें यही घनकंद कंद के अंदर ये घनकंद के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग ओल जमी कंद कहते हैं। आप अगर बिहार या यूपी से होंगे तो शायद ओल जानते होंगे, ऐसे जमी कंद कहा जाता है, याम, है ना। वो पौधे घनकंद के अंतर्गत में आते थे। ये तो भूमिगत तना था जो मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा हुआ था। अब एक अर्धवायवीय तना होता और वायवीय तना होता, तो वही पर्णकाय स्तंभ है, तना का वायवीय रूप तना है, जो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। पर्णकाय में जिसमें देखेंगे कैक्टस, नागफनी, यही होगा। पर्णकाय में हो जाएगा चपटा, बेलनाकार एवं गोलाकार होगा, वो हरे रंग का होगा। चलिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण आ ही गया। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। तो अभी हम लोग को देखा, तो तना का जो रूपांतरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। एक क्या किया गया, भूमिगत तने के रूप में, दूसरा अर्धवायवीय तने के रूप में, और चौथा वायवीय तने के रूप में। तो वायवीय तना के अंतर्गत में क्या होता, वो भी मुख्यतः उसको 4 से 5 भागों में बांटा गया। पहला स्तंभ, प्रातन, पर्णावृत्तांत, तो वही होता पर्णावृत्तांत या स्तंभ। देखिए, पर्णयायित है और एक पर्णकाय है, तो यही दोनों में लगाना है। घनकंद तो होगा नहीं, क्योंकि घनकंद याद करिए, घनकंद कहाँ था, घनकंद था भूमिगत तना के अंतर्गत में आ रहा था, वो भी इसका चौथा पार्ट था। सल्ककंद कहाँ था, सल्ककंद था ही नहीं कुछ। तो अब आ जाइए, पर्णकाय बचा, या पर्णकाय स्तंभ होगा, या ये देखिए पर्णयायित है, तो पर्णयायित नहीं पर्णकाय होता है, तो पर्णकाय स्तंभ होता है। ये जो पर्णकाय स्तंभ होते हैं, कई मरुद्भिद पौधे में तना क्या होता है, देखिएगा तना जो मरुद्भिद में, जैसे नागफनी या कैक्टस लीजिए, नागफनी में चपटा चपटा टाइप से मिलेगा, और ये आपको एक खंड में मिलेगा, यानी बेलनाकार के रूप में, ऐसे ऐसे चारों तरफ चपटा मिलेगा। फिर एक खंड से ऊपर बढ़िए तो चपटा, बेलनाकार या गोलाकार है, वो हरे रंग का होता है, और पत्तियां जो होती है इसमें रूपांतरित होकर कांटे का रूप धारण कर लेती है। आगे हम लोग देखेंगे जो पत्तियां का कौन भाग होता है, इसमें पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। पर्णधार होता है, जो आधारीय भाग होता है पत्ती का, पर्णधार होता है। फिर जो डंठल होता है वो पत्ती का पर्णवृत्त होते हैं। जब वो उसका जो ब्लड होता है, पत्ती का पूरा ब्लेड होता है चारों तरफ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्णधार, पर्णदल कहेंगे। तो पर्णधार, पर्णवृत्त और पर्णदल या पर्णफलक, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो वही होता है जो पर्णफलक होता है ना, पत्ता, उसको कांटा के रूप में रूपांतर कर देता है, ताकि क्या कर सके, वो पानी का कम बाष्पोत्सर्जन कर सके, यानी पानी के हानि को बचाने के लिए ऐसा करता है। पत्ता रहेगा, पानी का बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो खपत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एक केस में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक तना है, कौन एक तना, आलू है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है। बताइए कौन तना है, बिल्कुल आलू होगा। गाजर कौन सा तना है, गाजर हो गया, पहला तुर्क रूपी था ना गाजर, उसके बाद कुंभ रूपी था, शंकु रूपी था, तो गाजर क्या हो जाएगा, शंकु रूपी हो जाएगा, शंकु रूप हो जाएगा। उसके बाद शकरकंद था, याद करिए शकरकंद क्या था, शकरकंद हो जाएगा, वह हो जाएगा कंदील हो जाएगा, जो मोटा था, मतलब भोज्य पदार्थों के संचय कारण फूल रहा था, लेकिन अनियमित आकृति था। मूली क्या था, तुर्क रूपी था, जो मध्य में मोटा, आधार एवं शीर्ष भाग संकीर्ण था। एक और था सलजम और चुकंदर, जो क्या था, कुंभी रूपी था। ये तीनों तो जड़ से आते आलू तना। कौन सा तना, भूमिगत तना। कौन सा, भूमिगत में भी कौन, तो पहला प्रकंद था और दूसरा स्तंभकंद, तो स्तंभकंद के अंतर्गत में आलू आएगा। इसमें क्या होता है, स्तंभकंद में यही होता है कि इसके अंतर्गत में जो भी आते हैं, इसमें मोटा हो जाता है और सयान यानी गाढ़ा हो जाता है, ये मिट्टी के सतह के नीचे। अच्छा, इसमें मोटा सयान तो प्रकंद में होता है ना। इसमें स्तंभकंद में क्या होता है, तने भोज्य पदार्थ के संग्रह के कारण इसका जो शीर्ष थोड़ा भाग होता है ना, जैसे आलू होता है, जैसे ये जड़ हो गए, जड़ में थोड़ा गांठ मिलेगा, धीरे धीरे बड़ा हो गए, तो ये जो शीर्ष भाग क्या हो जाता है, शीर्ष फूल कर मोटा हो जाता है। सतह पर गड्ढे भी देखने को मिलेगा, जिसे आँख भी कहेंगे, सल्कपत्र से रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ अब आइए पत्ता गोभी। पत्ता गोभी क्या होता है, आशा करते हैं आप खाए ही होंगे या देखे ही होंगे, यानी वो पत्तों से पूरा आकृति उसकी ढकी रहती है। एक देखिए, एक आएगा पत्ता गोभी, एक फूल गोभी। तो फूल गोभी में पुष्प वाला भाग होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, तो इसमें पत्तियों का संग्रह होता है, ना ही तना का, ना ही फल का, ना ही जड़ का। ये आप तो देख के ही बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहते हैं। चलिए, प्रकंद के अंतर्गत में क्या आ रहा था, क्षैतिज रूप से बढ़ रहा था, है ना, जिसमें आलू और हल्दी आ रहा था ना। इसमें क्या हो रहा था, मोटे एवं श्याम था, मिट्टी के सतह के नीचे क्षैतिज रूप में, और इसी का सघन रूप क्या करा रहा था, घनकंद कर रहा था। यानी प्रकंद के संघनित रूप से भूमि के नीचे जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि हो रहा था, जो क्या हो रहा था, जो आधार भाग पर भोज्य पदार्थ संचय के कारण वो क्या हो रहा था, आधार भाग अत्यधिक मोटा हो रहा था, जिसे घनकंद कह रहे थे। इसी का सघन रूप है, जिसके अंतर्गत में ओल को जमी कंद ही कहते हैं, अरबी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कंद हो जाएगा। घनकंद में नहीं आएगा, घनकंद में तो ओल आएगा, है ना, ओल एम। सल्ककंद, सल्ककंद कुछ नहीं।
हाँ सल्क कंद है ना, कैसे बोल दिए, कुछ नहीं, सल्क में ही प्याज आ जाएगा। सल्क यानी जो खंड होता है, उसमें खंड टाइप से उसमें बना हुआ था, छोटे छोटे सल्क होते हैं, छल्क से मिलकर बना होता है। चलिए 24 में आए। 24 में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। प्याज का बल्ब है, अरबी का कंद है, शकरकंद है, आलू का कंद, कौन सा तना के रूप में। अब तना का तो हम लोग आशा करते हैं, अध्ययन कर लिए कि तना क्या होता है। जो तनु का रूपांतरण है मुख्यतः जो किया गया वो 3 प्रकार से, भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। अब आप ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब कि देखिए कि भूमिगत तना में कौन है, प्रकंद है, स्तंभ कंद है, स्तंभ कंद के नीचे सल्क कंद है और सल्क कंद के नीचे घन कंद है। तो घन हो गया जो प्रकंद का सघन रूप है, इसका आधार भाग थोड़ा मोटा होता है। परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थ के संचय के कारण आधारीय भाग इसका क्या होता है, परिणाम स्वरूप मोटा हो जाता है ना। सल्क पत्र के कक्ष में कच्छ कलिकाएं उपस्थित भी होती है, तो घनकंद हो गया। तो अब देखिए आलू हो गया, आलू कंद, बिल्कुल सही बात है, कंद रहता है या स्तंभ कंद दोनों होता है, ये कंद का है। अब आलू में क्या होता है, कंद स्तंभ में ही, हम लोग स्तंभ कंद में यही देखे ना कि भूमिगत तने भोज्य पदार्थ संग्रह के कारण शीर्ष भाग पर फूलकर मोटा हो जाता है, स्तंभ रहने कने गड्ढे हो जाते हैं। अब अरबी आपको समझ में ना, घनकंद देखिए, घनकंद के अंतर्गत में हम लोग क्या पढ़े थे कि जमीकंद, जिसे हम लोग ओल के नाम से भी जानते हैं या जमीकंद याम होता है, उसी के अंतर्गत में अरबी और घनकंद दोनों के अंदर में जो प्रकंद का सघन रूप था। प्रकंद में थोड़ा क्या था, उसमें विरल था, इसमें थोड़ा सघन रूप होता है ना, वो सघन रूप धारण कर लेता है। प्रकंद में क्या था, मोटा एवं श्याम था, जो मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा था। इस पर उपस्थित अग्रस्त कलिकाएं के कारण शाखा रहित, शाखा रहित भी हो सकता, शाखा सहित भी हो सकता था, तो यही हो गया। अब प्याज का बल्ब, अब बल्ब देखिए, प्याज का बल्ब वही बल्ब या सल्ककंद जिसको बोलते हैं खंड होता है, तो प्याज का बल्ब ये सही है। अब शकरकंद, शकरकंद का कंद, ये कंद में आएगा शकरकंद, याद करिए किस में आएगा शकरकंद, शकरकंद आएगा वह जड़ में आएगा, तना में नहीं आएगा। जड़ में किस में आएगा, कंदिल जड़ में आएगा, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी का मिलान गलत है। चलिए निम्न में से कौन सा तना है, बता दीजिए कौन सा तना है। चलिए सलजम पढ़ते हैं। सलजम क्या है, याद करिए, सलजम, सलजम की चर्चा हम लोग किए थे जड़ में। कौन सा जड़ में, अपस्थानिक जड़ में, सॉरी मूसला जड़ में। मूसला जड़ में जो 5 भागों में बांटा गया था, तुर्क रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़ और ये घन, एक घन वाला था ना, तुर्क रूपी, शंकु रूपी और एक तुर्क रूपी और कुंभी रूपी, तीसरा था शंकु रूपी, है ना, चौथा पिंडक और पांचवा श्वसन। तो सलजम जो आ रहा था वो आ रहा था हम लोग का कुंभी रूपी में। कुंभी रूपी में क्या था कि जड़ का ऊपरी भाग लगभग क्या हो रहा था, गोलाकार हो रहा था या मोटा था, लेकिन जो उसका आधारीय भाग एकाएक संकीर्ण हो रहा था। ये तो एकाएक संकीर्ण था, सलजम और चुकंदर दोनों में था, तो ये तो जड़ हो गया। अदरक का क्या क्या था, अदरक तना, बिल्कुल तना में पढ़े थे, जो प्रकंद में आ रहा था। प्रकंद के अंतर्गत में इसमें जो आधारीय भाग यानी ये मोटे एवं सयान होते जो मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप में वृद्धि कर रहे थे। गाजर क्या आ रहा था, गाजर आ रहा था, ध्यान करिए कौन कौन था कंद में, आप याद करिए। जड़ में था तुर्क रूपी, कुंभी रूपी और घन रूपी। तो घन रूपी में आ रहा था गाजर, जिसका आधारीय भाग मोटा और सॉरी मतलब जो जड़ का ऊपरी भाग है वह मोटा था और आधारीय भाग क्या हो रहा था, धीरे धीरे पतला हो रहा था, वो गाजर में आ रहा था। शकरकंद क्या आ रहा था, शकरकंद कंदित में आ रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, भोज्य पदार्थ के संचय के कारण वह फूल जाता था और अनिश्चित आकृति आ रहा था, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, उसे हम लोग कंदिल जड़े कह रहे थे। चलिए 26 में आ जाइए। इनमें कौन प्रकंद का उदाहरण है। कौन प्रकंद का उदाहरण है, लहसुन है, आलू है, अदरक है, जमीकंद है। अब प्रकंद है। प्रकंद क्या था, जब तने का हम लोग देखे थे कि तने को 3 तरह से रूपांतरण किया गया। एक होता है जो भूमिगत तना होता है, एक अर्धवायवीय तना होता है और तीसरा वायवीय तना होता है। वायवीय में एक हम लोग पढ़ लिए कैक्टस वाला, है ना, पर्ण वृत्त, पर्ण स्तंभ तना, है ना। अर्धवायवीय का एक एग्जाम्पल अभी नहीं चला है, चलेगा वो भी। तो पहला था भूमिगत तना। भूमिगत तना में कौन कौन हम लोग देखे थे, पहला तो प्रकंद देखे थे। प्रकंद के अंतर्गत में क्या हो रहा था, ये भूमिगत तना था, ये मोटे एवं सयान तने होते हैं जो मिट्टी में सतह के क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं और इसके सिरे पर उपस्थित अग्रस्त कलिकाएं के कारण, कलिकाएं होता है ना जिसके कारण शाखा रहित या शाखा सहित दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत में अदरक और क्या आ रहा था, अदरक आ रहा था या हल्दी आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहसुन किस में आ रहा था, ये लहसुन और प्याज आ रहा था सल्क कंद में। सल्क कंद में क्या हो रहा था, एक सल्क बना रहा था, यानी खंड बना रहा था, है ना, छोटा छोटा सल्क पत्रों से मिलकर बना होता है इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट 27 में देख लें, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तना। रूपांतरित तना कौन है, गाजर है, शकरकंद है, नारियल है, आलू है, तो कौन है रूपांतरित तना। अब बताइए गाजर किसका है, ये
जड़ का रूपांतरण है। किसका जड़ का कौन सा भाग में आ रहा है? ये मूसला जड़ में आ रहा है। मूसला जड़ में को भी रूपांतरण किया गया 5 भागों में, तो उसमें से शंकुरूपी के रूप में गाजर आ रहा था। अब आ गया है शकरकंद। शकरकंद तो ये कंदमूल में आ रहा था, जो भोज पदार्थ के संचय के कारण फूल रहा था, अनिश्चिताकृति हो रही थी। नारियल तो है नहीं, तो आलू हो जाएगा, आलू स्तंभ कर में। नेक्स्ट 28 में चलिए हम लोग आते हैं 28। 28 में कह रहा है किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होते हैं। ये पर्णदल क्या होता है? इस पर्णदल को समझने के लिए पहले आपको पत्ती का समझना होगा। अब देखिए पत्ती इस तरह से होता है ना। फिगर पर नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा पेन उस लायक नहीं है कि हम फिगर। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है, इसे हम लोग जो ये जो पूरा पत्ती का आकृति है ना, ये आकृति को हम लोग पर्णदल कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो डंटल है पत्ती का वो पर्णवृत्त कहता है। इसको मिडरिप कहते हैं। जो अंदर जो है ना डंटल से देखते हैं अंदर हो गया तो मिडरिप होगा, उसकी चर्चा हम लोग और करेंगे। और जो इसका आधारीय भाग, जहाँ से पत्ती क्या होता है, शाखा या तना से जुड़ा होता है, तना से जो पत्ती निकलता है, यही जो आधार भाग है इसको हम लोग कहते हैं पर्णधार कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और इस पर्णधार मतलब लगभग अधिकांशतः पत्ती में आपको पर्णधार यानी कि जो उसका आधार है, जहाँ से पत्ती को आप तोड़ते हैं शाखा से डंटल के नीचे से, तो वह जो आधारीय भाग होता है वहाँ पर आप कच्छे कली भी देखेंगे, यानी 2 कली मिलेगा अपोजिट साइड में, छोटा छोटा कली, मतलब अधिकांश पत्ती में आपको देखने को मिल जाएगा वो कली, है ना। तो ये तरह से पत्ती का ये विभाजन किया गया पत्तियों का, है ना। पत्तियों का जो प्रकार इस तरह से उसको डिवाइडेड किया गया। तो ये पत्ती था, जो पत्ती का जो ब्लेड था उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णदल या पर्णफलक भी कहते हैं। इंग्लिश में लीफ ब्लेड कह दीजिए, लैमिना कह दीजिए, और इसे पर्णवृत्त कहते हैं, है ना। ये पेटोइल कहते हैं। और आधारीय भाग को पर्णदल, और उसी आधारीय भाग पर लगभग अधिकांश में आपको कच्छे कली भी देखने को मिल जाएगा। ये 3 चीज़ को समझना जरूरी, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो करा पर्णदल प्राय न्यूनतम, यही पर्णदल जो पत्ती है ना, ये लीफ ब्लेड, यही रूपांतरण क्या कर लेता है, वह कांटों में कर लेता है। तो पर्णदल न्यूनीकृत यानी कौन न्यूनीकृत करेगा, जलोद्भिद में? क्या जो जल में पत्ती पाया जाएगा? क्या जल वाला कभी देखे कांटा होता है? बिल्कुल, उसमें पर्याप्त मात्रा में उसको पानी मिल रहा है, पौधा में हवा मिल रहा है, नमी मिल रहा है, वो बिल्कुल विकास करेगा। समुद्रभिद में तो और अच्छी बात है, वो तो पूर्णतः स्थायी पौधा है, यानी वो हर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करेगा। समुद्रभिद तो इसमें भी होगा। ऊपरी रो में भी हम लोग देखे थे, जिसको एपीफाइट कर रहे थे, जिसमें राइजोफेरा और जूसिया आ रहा था, ये सभी पौधे था जो दलदली भाग में पाते, ये तीनों में होता पर। लेकिन शुष्को भी जो मुख्यतः मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगा, नागफनी ले लीजिए, कैक्टस ले लीजिए, ये अपने पर्णदल को निम्नीकृत कर लेते हैं, यानी कांटों के रूप में रूपांतरण कर लेते हैं। कांटा को स्पाइन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 29 में आ जाइए। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण? आ गया ना प्रश्न वही कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण, ऊपर का कॉन्सेप्ट और नीचे का एक कॉन्सेप्ट से एक और प्रश्न। तो पत्ते का किसका रूपांतरण करता है? अब प्रश्न में अगर ये पूछ दिया जाएगा कि सूल किसका रूपांतरण होता है, पर्णदल का होता है, पर्णवृत्त का होता है, या पर्णधार का होता है, तो वो क्या होता है, पर्णदल का होता है। पर्णदल क्या था, जो लीफ ब्लेड था ना, यही ना पर्णदल करा रहा था। ये पत्ता हो गया, इसको पर्णवृत्त कर रहे थे, इसको पर्णाधार कर रहे थे, और कच्छे कली हो रहा था जो, और डंटल की जहाँ से पत्ता था फूज रहा था, यानी पत्ता निकल रहा था, वहाँ को डंटलीय भाग को कच्छे कली भी उपस्थित था। चलिए अभी हालांकि और है, अभी चर्चा इसकी और करेंगे पत्ती का। ये तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि पत्ती का जो भाग होता है, जो निकलता है, उसे किस किस नामों से जानते हैं। अब आ जाइए पुष्प में। आ जाइए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 में चलना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 में विस्तार से चर्चा हुई है, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फेनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन होगा तो तुरंत आप फेनोलॉजी मारेंगे, क्योंकि फ्लावर है, फूल तुरंत सोचेंगे, लेकिन ये गलत है। अब क्या होगा, तो पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, वहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब ऑप्शन में है पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी में क्या होता है, पॉलिनोलॉजी में फल का चर्चा होता है, यानी फलों के अध्ययन को कहते हैं। एग्रेस्टोलॉजी में क्या होता है, अब एग्रेस्टोलॉजी में जो होता है उसमें फसलों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब बच गया फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है, तो फिनोलॉजी मुख्यतः जो होते हैं पौधे और पशु के जो जीवन चक्र की घटनाएं का जो अध्ययन होता है ना, ये फिनोलॉजी में होता है। तो आशा करते हैं अब आप इसे भूलेंगे नहीं, है ना। 31 में देख लीजिए, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहला। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे से चलते हैं। कभी पुष्प नहीं उगते, देखिए ऑप्शन में आर्किड्स है, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोस्पर्म, क्रिप्टो, इसका आंसर क्रिप्टोगैम होगा। अब आइए क्रिप्टोगैम समझते हैं। देखिए क्या हुआ था, आप अगर पीछे चलेंगे तो आप जानेंगे कि जो जीव जगत का वर्गीकरण है कैरोलस लिनेस के द्वारा किया जाता है। इसमें आप देखेंगे उसका एक पुस्तक भी होता है, कौन, सिस्टमा नेचुरी। उसमें वो जीवों का नाम आधुनिक वर्गीकरण व्यवस्था मतलब प्रणाली की व्यवस्था करता है। तो वर्गीकरण का विज्ञान का जनक के रूप में भी कैरोलस लिनियस, जो कैरोलस लिनियस थे, वो 2 जगत मतलब बांटे थे, पादप जगत और
जंतु जगत। इस तरह से वो 24 तरह से, यानी कहिए कि जो वर्गीकरण किए थे ना वो कैरोलस लीनियस, वो मुख्यतः मतलब 24 वर्गों में विभाजित किए थे, है ना, 24 वर्गों में बांटे थे। तो वो मुख्यतः दो भागों, मतलब दो श्रेणी रखे थे, एक पादप और जंतु। फिर समय बीतता गया, समय बीतने के बाद में देखा गया कुछ अन्य तरह के क्या हो गए, जीव पाए गए, कुछ अन्य तरह के लक्षण वाले और भी पादप पाए गए, और भी मतलब पादप का ही पादप कहना नहीं उचित है, अलग तरह के और भी उस पर्यावरण में परिवेश मिले। तो वो एक अन्य नामकरण दिए, क्या दिए, फिर दिए कि प्रोटेस्टा दिए। तो अब पादप और जंतु और अब प्रोटेस्टा हो गए, हेकल के द्वारा गए। फिर समय बीतता गया तो इन तीनों के अलावा एक अन्य तरह का, जो इन तीनों के अलावा अलग तरह का क्या कर रहा था, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था, इन तरह तीनों से अलग था, उसका संरचना था, उसके आकृति के साथ साथ में उसका जो भी परिवेश था वो अपने आप को जो रख रहा था, इन तीनों के अलावा वो अलग उसमें मिलने लगा। तो उस तो 4 जगत आया, तो जिसे कोपलैंड दिए, तो उसमें मोनेरा जोड़ा गया कि इन तीनों के अलग उसका था। तो इस तरह से क्या हो गया, फिर आया आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, तो उसने क्या किया, वो कवक को जोड़े। तो इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप जंतु, वो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से क्या किया जाता है, जो वर्गीकरण का है विभिन्न पद्धतियाँ आता है समय के साथ साथ में, क्योंकि समय होता रहता है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। तो उन सभी के अलावा कुछ अलग तरह के क्या होते हैं, जिनमें गुण होता है उनसे अलग होता है, तो उनको इस तरह कटोरी में बांटते हैं। तो उसी में से क्या होता है, जब कैरोलस लेनियस होते हैं ना, तो वह क्या करते हैं, क्रिप्टोगैम को पादप जगत के समूह में मान्यता दे देते हैं, है ना। अपने वर्गीकरण में संपूर्ण पादप जगत को 24 वर्गों में जो बांटे थे, उसमें क्रिप्टोगैम को स्थान दे देते हैं, और वह उसको पुनः 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। किसको, क्रिप्टोगैम को, कैरोलस लीनियस। एक शैवाल में करते हैं और दूसरा मस्सी में करते हैं, और मस्सी या ब्रायोफाइटा वही हो गया, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, फिलेसिस में और फर्न में। फिलेसिस या फर्न वही हो गया, फर्न और कवक में करते हैं इस प्रकार से। तो लेकिन जब आधुनिक वर्गीकरण होता है तो क्रिप्टोगैम को पादप जगत में स्थान ही नहीं देता, लेकिन क्रिप्टोगैम के अंतर्गत में एक जो आता है, कौन, कवक, उसको स्थान दिया जाता है। तब ना वही देखेंगे आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो दिया गया, प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, उसका स्थान दिया जाता है, लेकिन इसको नहीं दिया जाता। तो ये मुख्यतः जो कवक हो रहा था उसके अंतर्गत में एक पौधा फंजाई आता है, और इसके अंतर्गत में जो भी आते हैं उसमें फल नहीं होते, तो ध्यान में रखिएगा, क्रिप्टोगैम हो जाएगा, इसमें फर्न आ जाएगा, लिवरवर्ट भी कही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पुमंग में देखिए, इसे समझने के लिए आपको पुष्प का अध्ययन पर समझना होगा कि पुष्प क्या, पत्ती समझ ली, अब देखिए पुष्प, जो पुष्प होता है, क्योंकि वो समझेंगे तभी इसका जवाब आप सही दे पाएंगे। देखिए पुष्प होता है, यह लैंगिक जनन का सबसे मुख्य अंग होता है। वो तो जानते हैं कि जो भी लैंगिक जनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन जो भी होता है पुष्प का ही होता है। तो पुष्प का जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग, कभी कोई प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से पौधे का सबसे मेन पार्ट कौन है, तो क्योंकि यही हुआ, क्योंकि प्रजनन होता है ना, क्योंकि एक पुष्प से कई पौधों का निर्माण हो सकता है अगर वो जीवित है, अगर वो अच्छा है तो इसलिए पुष्प में प्रजनन रचनाएं भी इसे कहकर कहा जाता है। तो देखिए जो पुष्प होता है वो अधिकतम 4 प्रकार के रूपांतरित पत्तों से निर्माण होता है। देखिए ये हो गया पुष्प, हो गया ये हो गया ना पुष्प। तो इस तरह से जो पुष्प होता है यह मुख्यतः, यानी इस तरह से देखिए, है ना, इस तरह से वो निर्माण होता है। तो पुष्प, तो जो पुष्प होता है, अब देखिए सबसे जो बाह्यतम भाग होता है, यानी बाह्यतम भाग से पहले आ जाइए, जो वहाँ से पुष्प का विकास होता है ना, पुष्प जो निकलता है, तो ये फूले हुए जो पुष्प है, नहीं जो जहाँ से पुष्प निकलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और यहाँ से जहाँ से थोड़ा सा फूलना स्टार्ट होगा उसे पुष्पासन कहते हैं। और यही पुष्पासन से जो पहला पत्ता, जो हमने क्या बोला कि पुष्प जो मुख्यतः होता है वो 4 प्रकार के रूपांतरित पत्तियों से निर्माण होता है। तो जो पहला चक्र होता है, यानी जो 4 चक्र से निर्माण होता है, तो पहला चक्र में जो होता है उस पहला चक्र को जो मुख्यतः हरा रंग का मिलेगा देखने को, आप सिंपल भाषा में बैगन में देख सकते हैं, जब वो फल बन जाता है तो वही होता है। और भी पौधे में जो पहला चक्र होता है पौधे को, उसे हम लोग केलिक्स कहते हैं। और इस केलिक्स में होता है, अब ये पहला चक्र, तब ऐसा नहीं ना कि एक ही पत्ती से एक चक्र होगा, बहुत सारा बाहर वाला पत्ती होगा, बाहर वाला तो वो होगा जो उसके मतलब इकाई जो होगा पार्ट होगा, जो इकाई चक्र होगा, यानी उसकी इकाई जो
होगी उसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। तो पहला चक्र जो होता है कैलिक्स होता है, और दूसरा चक्र जो होता है वह कोरेला होता है, तीसरा चक्र पुमंग होता है, और चौथा चक्र जयांग होता है। यही 4 चक्रों से पुष्पों का निर्माण होता है। तो पहला चक्र जो हम लोग बोले जो बाह्यतम पत्ती होता है, उसके जो प्रत्येक इकाई होते हैं उसको बाह्यदल कहते हैं। और ये जो होता है कैलिक्स जो होता है, जो आंतरिक पत्ती होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ये कैलिक्स करता है। और कैलिक्स के जो इकाई होते हैं उसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। तो ये बाह्य दल हो गया। उसके बाद कैलिक्स के अंदर जाए कोरेला। कोरेला भी क्या होता है? यह भी पत्ती का ही होता है। ये दूसरा चक्र है पत्ती का। तो दूसरा चक्र जो पत्ती का होता है, दूसरा चक्र ये कोरेला में, कोरेला के अंतर्गत में क्या होता है, इसमें भी 4 से 6 मतलब दलदल की पत्तियां मिलेगा, कहीं इसमें 4 में 6 में। ये रंगीन थोड़ा चमकीला होगा, थोड़ा सॉफ्ट भी होगा ये बाहरी दल की तुलना में। तो अब क्या होगा दलपुंज, अब ये होगा तो जो कोरेला होगा, कोरेला के इस तरह से कोरेला का जो इकाई होगा, प्रत्येक इकाई जो होगा उसे हम लोग दलपुंज कहते हैं, है ना। तो कैलिक्स में था प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कर रहे थे, कोरेला के प्रत्येक इकाई को दलपुंज कर रहे थे। तो ये हो गया थोड़ा चमकीला होता है ना। यह भी आंतरिक पत्तों को क्या कराता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। तथा हम कह सकते हैं जो परागन कीट होता है ना, कीटों को आकर्षित भी करता है क्योंकि थोड़ा चमकीला रंगीन होता है। कौन? दलपुंज। दलपुंज कौन था? जो कोरेला क्या पार्ट था, कोरेला है ना, जो दूसरा चक्र है वो कोरेला हुआ है। और कोरेला वही हुआ कि प्रत्येक भाग पुष्प के जो होता है वो क्या कहलाया? दलपुंज कहलाया, है ना। तो ये दलपुंज। अब तीसरा चक्र आ जाइए। तीसरा चक्र होता है जो पुमंग होता है ना। अब यह जो पुमंग होता है यह पुष्प यानी जो ये जो होता है मतलब ये पुष्पासन कहिए इसको, है ना। तो हम लोग देखिए 2 चीज़ पढ़े थे। एक पढ़े थे पुष्प वृंत, और जो थोड़ा फूला हुआ भाग था जहाँ से ये निकलना स्टार्ट हुआ था तो उसको पुष्पासन। तो अब क्या होता है जो पुमंग तीसरा चक्र है जो होता पुमंग होता मुख्यतः पुंकेसर से निर्मित होता है। ये पुंकेसर क्या है? तो देखिए पुमंग का जो प्रत्येक इकाई होता है वो पुंकेसर कहलाता है। एक चक्र है ना, तो एक इकाई पुंकेसर कहलाया। तो पुंकेसर में क्या हो जाता है कि पुंकेसर जो होता है वह क्या होता है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पुंकेसर को। पुंकेसर क्या था? पुमांग का जो पुमंग था उसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कह रहे थे, उसे 3 भागों में बांटा गया। पहला तंतु में, दूसरा तंतु के बाद आ जाइए परागकोश में, है ना, परागकोश में, और तीसरा संयोजक में। तो जो तंतु होता है, तंतु जो मतलब ये तो तंतु है, वह जो देखेंगे ना परागन का जो ये कहिए तीसरा भाग पुमंग है ना। तो जो पुंकेसर जो प्रत्येक इकाई उसका पुंकेसर कहला रहा था। तो जो डंटल नुमा यानी थोड़ा डंटल नुमा इस तरह से रहेगा। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बहुत अच्छा स्पीकर है। तो डंटल नुमा आकृति है, इसी को तंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक इस तंतु के ऊपर थोड़ा फूला हुआ आपको मिलेगा, जो फूला हुआ संरचना होगा ऊपरी भाग में। किसके ऊपर? यह तंतु के ऊपर में, यानी आप पुंकेसर कहिए उसको। पुंकेसर के ऊपर एक क्या होगा? फूली हुई संरचना होगी जो तंतु को किससे करेगी? परागकोश से जोड़ेगी। तो इसी को हम लोग संयोजी भी कहते हैं। तो ये परागकोश हो गया। अब ये परागकोश क्या होता है? इस परागकोश में होता है जिन्हें परागपुट कहते हैं। तो प्रत्येक परागकोश में परागपुट जो होते हैं वो असंख्य मात्रा में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। इसे आप आँख से नंगी आँख से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से दिखा जाएगा। और ये जो असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती है इसी को हम लोग परागन कहते हैं। इसके अंदर जो असंख्य किसके? परागकोश के अंदर में परागपुट होते हैं जिसमें असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, और इस असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं को परागन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया तीसरा भाग पुमंग में। पुमंग को 3 पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया। तंतु को जिसे फिलामेंट कहते हैं, दूसरा हम लोगों ने देखा परागकोश को जिसे एंथर कहते हैं, और परागकोश के बाद हम लोगों ने क्या देखा? जो उसे जोड़ रहा है तंतु को परागकोश से, उसे हम लोग संयोजी कहें। तथा हम लोग यह भी जाने परागकोश में जो होता है वह 4 कोष्ठक होते हैं, और जो जिन्हें परागपुट कहते हैं, प्रत्येक परागपुट में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। चौथा आ गया अब मध्य भाग में, सबसे केंद्र भाग में। अब देखिए सबसे जो केंद्र भाग था इस तरह से ये था ना, पुष्प था, है ना। अब देखिए जो सबसे केंद्र भाग में है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जयांग कहेंगे, है ना। अब ये जो पुमंग था वो नर भाग था, जो तीसरा भाग था वो जयांग को नर भाग था। अब चौथा भाग है जो चौथा चक्र है जो केंद्र में रहेगा पुष्प के, उसके जयांग कहेंगे, ये मादा भाग होता है। अब इस जयांग में क्या होता है? तो ये जो जयांग होता है ये प्रत्येक अंडप से मिलकर बना होता है। नहीं, प्रत्येक इकाई इसके अंडप होते हैं, इसमें कई अंडपों से मिलकर होता है। नहीं, वही मान लीजिए जिस तरह से कोलेक्स कोरेला हो गया, पुमंग हो गया, तो यही वो भी है। जयांग इसके केंद्र में स्थित पुष्प होता, चौथा चक्र है।
और ये मादा भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये कई एक से अधिक अंडकोश से निर्माण होते हैं। तो अब जो होता है इस तरह से एक से अधिक, अब एक अंडक जो होते हैं वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला अंडक, पहला भाग क्या कहला रहा है, अंडक का जो पहला भाग है वह कहला रहा है बीजांड, है ना। सॉरी, बीजांड नहीं कही है, गलत बोली है, बीजांड उसका अंदर भाग है। पहला जो भाग जैंग का कहला रहा है वह अंडाशय कहला रहा है ना, अंडाशय। अब अंडाशय क्या है, अब देखिए जो केंद्र का जो भाग होता है ना, इस तरह से क्या होता है, वह पुष्पासन से जुड़ा हुआ था। पुष्पासन जो हम देखे थे पुष्प विनीत के ऊपर फूला हुआ, तो केंद्र का जो भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है जो थोड़ा फूला होता है, और उस फूले हुए आंतरिक दीवार के अंदर में, यानी जो फूले भाग है उसके अंदर में छोटे छोटे क्या होते हैं, उपस्थित छोटे छोटे संरचनाएं होती है, और इसको बीजांड कहते हैं। यह जो बीजांड होता है वह अंडाशय के आंतरिक दीवारों से जुड़ा हुआ रहता है। तो बीजांड क्या था, यह था अंडाशय के अंदर छोटे छोटे जो कण थे, जो छोटी छोटी संरचनाएं थी, उसको बीजांड कहें। और वह बीजांड जब आंतरिक दीवार से जुड़ गया अंडाशय का, तो वह क्या कहला गया, वह कहला गया बीजांड विरिंत कहला गया। तो इस तरह से इसे बीजांड विरत भी कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ बीजांड बीजांड विरत से जुड़ता है, ऐसे स्थान जहाँ बीजांड जो हो गया बीजांड विरत से जुड़ेगा, उसे हम लोग जाइलम या नाभिक भी कहते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से क्या हो गया, ये अंडाशय हो गया। और ठीक अंडाशय के ऊपर में इस तरह से जो थोड़ा पतला रहेगा भाग, अंडाशय के ऊपर जिसे स्टाइल कहते हैं, वो थोड़ा लंबा और पतला होता है, उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। अब उसके ऊपर थोड़ा सा क्या होगा, स्वतंत्र भाग में उसके ऊपर में, किसके ऊपर में, जो जयांग है ना, जयांग के अंडप के सबसे ऊपरी भाग में वो क्या होता है, स्वतंत्र और चिपचिपा होता है थोड़ा, ये है ना, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिका और वर्तिका जिसको स्टिग्मा कहते हैं। ये हो गया मादा भाग। इसी पर जो परागन का कण होगा ना, गिरेगा तो चिपक जाएगा और फिर प्रजनन स्टार्ट होगा इसका। इस तरह से निषेचन होगा, पर फिर वो नया पुष्प बना। तो ये हो गया पूरा, हम लोगों ने समझ लिया पुष्प के बारे में। तो ये सभी का प्रश्न अगर आप इसको समझ गए होंगे तो बन जाएगा पुष्प शरीर। पुष्प, पूर्ण पुष्प पाया जाता है किस में पाया जाएगा, पुमंग में, जयांग में, बाह्य दल में, सभी चक्रों में। अब बताइए क्या होगा, सभी चक्र में होगा पूर्ण पुष्प, क्योंकि प्रथम चक्र कोरेला का रहा, केलिक्स कहला रहा था। द्वितीय चक्र क्या कहला रहा था, द्वितीय चक्र ये कहला रहा था, तो ये कोरेला कहला रहा था। तृतीय चक्र पुमंग कहला रहा था। चौथा चक्र जयांग करा। सभी के निर्माण से ना पुष्प का निर्माण हो रहा था। अब आ जाइए 33 में, आ जाइए पुष्प के जनन चक्र। बताइए पुष्प के जनन चक्र कौन है, जनन चक्र तो दो ही है, पुमंग और जयांग। पुमांग है नर भाग, प से पुमंग, प से पुरुष कह लीजिए, नर हो गया पुमंग हो गया, अजयांग हो गया, मादा हो गया। पुमंग में हम लोगों ने देखा कि पुमंग होता है जो प्रत्येक पुंकेसर से बना होता है। एक पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया, तंतु में, उसके बाद पराग कोष में, उसके बाद जो उसे जुड़ा उसे संयोजी कहें। ज्यांग को 3 भागों में ज्यांग जो प्रत्येक अंडकों से बना होता है, एक एक अधिक अंडकों से बना होता है। प्रत्येक अंडक को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो अंडाशय कहलाया, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड जब बीजांड वृत्त से जुड़ता है, तो बीजांड जब मतलब जो बीजांड जो है अंडाशय के आंतरिक दीवार से जुड़ता है तो बीजांड वृत्त कहलाता है। तो अंडाशय हो गया, अंडाशय के ऊपर थोड़ा बढ़ेगा, जो पतला होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। ठीक ऊपर जाइए तो जो वर्तिका के ऊपर में होता है थोड़ा फूला हुआ होता है, चिपचिपा होता है, स्वतंत्र होता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो पुमंग जयांग हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे 34 में, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। अब देखिए उभयलिंगी, उभयलिंगी में क्या होगा, जिसमें नर एवं मादा दोनों हो, तो उसमें पुंकेसर एवं अंडप दोनों होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पुंकेसर पुरुष है, अंडे और जो अंडप होते हैं वो क्या होते हैं, वो मादा है, तो दोनों उपस्थित रहेगा, उसी को उभयलिंग कहेंगे। कुरिंजी पुष्प क्या होता है, देखिए कुरिंजी पुष्प के बारे में ऐसा साइंटिस्ट कहा गया कि इसका जो प्रजनन है ना वो 12 वर्षों में होता है, मतलब इसके निषेचन में उतना टाइम लग जाता है, ये साइंटिस्ट का ये कहना है। तो फ्लोरिजन स्त्राव कहा गया। और ये जो है कोरिजन के पुष्प मुख्यतः आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में, केरल में देखने को मिलेगा। बोला जाता है जब ये पुष्प 12 साल में एक बार, इसके पहले 2018 में फूला था, अब 10 साल जोड़ लीजिए, 2028 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसे विदेशों को भी देखने के लिए आते हैं। ये फूल काफ़ी आकर्षक है, बोला जाता है इससे तैयार शहद है जो 15 वर्षों तक खराब नहीं होता है ना, पूरा नीला नीला काफ़ी सुहावना लगता है। 3 महीने तक ये फूल खिला रहता है खिलने के बाद। तो फ्लोरिजन स्त्राव हो जाएगा। संसार में सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो बोल्फिया का फूल, एक रेफ्लेसिया, ये दोनों देखिए ऑप्शन में। तो बोल्बिया सबसे छोटा पुष्प है और रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। तो थोड़ा छोटा के बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे छोटा पुष्प ये जो बोल्फिया है, यह इसका रंग हरा पीला होता है, बिना जड़ वाले होती है ना। इसमें मतलब 40% प्रोटीन भी पाया जाता है। कई जगह लोग तो इसे सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। बोल्फिया का प्रोटीन इसमें पाया जाता है। चौथा देख लिया 37 देखिए, फूलगोभी के पौधे का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, जो खाया जाता है, पौधे का उपयोगी भाग है ना, ऊपरी नहीं है, तो ताज़ा पुष्प समूह। जबकि पत्तगोभी में पत्ता था, तो इसमें ताज़ा पुष्प समूह हो जाएगा।
38 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लेसिया हो जाएगा, सबसे छोटा। देखिए रेफ्लेसिया के बारे में जानिए। रेफ्लेसिया जो पुष्प है ना, इसका जो आकृति है, इसका जो मतलब व्यास कहिए पत्ता का 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर, समझ सकते हैं कितना बड़ा, अच्छा बड़ा हो जाएगा, है ना, 20 से 1 मीटर। इसका जो वजन बोला जाता है 10-10 केजी तक मतलब देखा गया है। इसका जो आकृति होता है, इसका जो मतलब जो स्मेल होता है ना फूल का, वो थोड़ा सड़ा मांस की तरह होता है, जो कीटों को आकर्षित करता है, जो भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। 39 में देख लीजिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से तो बताइए अब कौन है? अब बताइए, पत्ती होगा, तना होगा, जड़ होगा कि पुष्प? पुष्प होगा। इसलिए होगा पुष्प क्योंकि लैंगिक जनन का मुख्य अंग होता है, वहाँ प्रजनन संरचनाएं होती है। अगर एक पुष्प बचता है तो उससे कई सारे पादपों का निर्माण होगा। तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट थोड़ा अन्य की तुलना में ज़्यादा है। परागकोश से वर्तिका परागकोश से वर्तिका तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश से वर्तिका। अब समझिए परागकोश कहाँ बताए थे, याद करिए, जब हम लोग तीसरा चक्र पढ़े थे, तीसरा चक्र को पुंबंग कर रहे थे, पुंबंग के प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कर रहे थे। जो पुंकेसर था वो तंतु और परागकोश से मिलकर बना हुआ था, और वो दोनों जो जुड़ रहा था संयोजी के द्वारा। तो परागकोश क्या था? तंतु का जो तंतु था, तंतु का ऊपरी भाग जो फूला हुआ था, जिसमें उस परागकोश में 4 कोष्ठक थे, और उस कोष्ठक को पुट क्या कर रहे थे? परागपुट कर रहे थे, जिसमें असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती थी परागकोश में, जिसे हम लोग परागन कहते थे, है ना। तो ये हो गया परागकोश हो गया। वर्तिकाग्र क्या था? याद करिए, वर्तिका के ऊपर यानी अंडाशय जो क्या था, इसमें बीजांड था। जब बीजांड अंडाशय के आंतरिक वृत्त से मिल रहा था, बीजांड वृत्त कहला रहा था। बीजांड आप बीजांड वृत्त से जब ऊपर आइएगा तो क्या होगा? अंडाशय से थोड़ा ऊपर वाला जो अंडाशय का जो भाग है, उसके ऊपर जो है वह थोड़ा पतला लंबा होता है, उसे वर्तिका कह रहे थे। वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र था, जो स्वतंत्र एवं चिपचिपा था, थोड़ा वर्तिका के अपेक्षा में थोड़ा फूला हुआ था, है ना। स्वतंत्र एवं चिपचिपा वर्तिकाग्र कहला रहा था। तो ये हो गया वर्तिकाग्र मादा भाग हो गया, और परागकोश नर भाग हो गया। तो क्या होता है? स्थानांतरित कहलाता है, निषेच ये क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। जब परागन पड़ेगा वर्तिका पर तो क्या हो जाएगा? उसका परागन होगा। अब परागन में मतलब यही होता है कि जो नर भाग होता है वह मादा भाग पर स्थानांतरित होता है। परागन के उपरांत ही निषेचन होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को कभी गलत नहीं करिएगा, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन में आप गलत मार के चलाइए, तो निषेचन मार दीजिए। नेक्स्ट, एनिमोफिली परागन क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, कुछ ऐसे परागन हैं जिनसे परागन होता है। परागन हम लोग समझिए परागन क्या होता है। जब क्या होता है पौधे में, अगर हम लोग में तो जैसे क्या होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, जब बेबी आने वाला होता है तो क्या होता है, जिसमें जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद जो भी होता है, फिर प्रेग्नेंट होती है, तो वो प्रक्रिया होता है। तो इसमें होता है जो पौधे क्या होते हैं, पहला जो प्रक्रिया होता है ना, वो क्या होता है? परागन का होता है। परागन में क्या होता है कि नर भाग से मादा भाग तक स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। उसके बाद इसमें डिसीजन होता है। एनिमोफिली जो होता है, यह किसके द्वारा परागन होता है? यह एनिमोफिली। नहीं लग रहा है कि तुरंत मार दीजिएगा एनिमल है ना, और वो हो जाएगा आपका गलत। तो एनिमोफिली होता है वह ये वायु का अध्ययन, यानी वायु द्वारा जो होता है, यानी क्या होते हैं, जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा बहुत सारे पुष्प फुट कर, सूख कर, उड़ कर चले जाते हैं दूसरे पुष्प पर। तो उसके द्वारा जो परागन होता है वायु द्वारा होता है। अब कीट द्वारा है, तो कीट द्वारा जो होता है वह एंटमोलॉजी में कीट का अध्ययन था, और एंटमोफिली में हम लोग देखेंगे कि कीटों द्वारा परागन होगा। यानी जब कीट बैठेंगे तो उसके पंखों में, उसके पैरों में चिपक जाएंगे परागन, फिर वो अन्य पुष्प पर उसी जाति के बैठेंगे, तब वो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? परागन होगा, फिर नए पुष्प का निर्माण होगा, नई प्रजातियां बनेगी। तो मतलब ये सब प्रोबेबिलिटी जा रहा है। तो मुख्यतः जो परागन होता है 2 तरह से होता है, एक स्वपरागन, एक पर परागन। तो ये पर परागन में आ रहा है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो परागन होता है कौन? तो पर परागन, क्योंकि कीटों के द्वारा हो रहा है, एनिमल के द्वारा हो रहा है ना, ये पर परागन में आएगा। तो एनिमोफिली जंतुओं के द्वारा हम लोग देखेंगे, जियोफिली जल के देखे हुआ, हाइड्रोफिली। फिर है एंटमोफिली परागन, अभी चर्चा की एंटमोफिली, एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, और एंटमोफिली में कीटों के द्वारा परागन होता है। जो पर परागन का परागन 2 प्रकार से, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में आपको वही मिलेगा, जिसमें तो आप देख रहे हैं ना, अधिकांश पुष्प में तो जयांग और पुमंग होता ही होता है। पर परागन में होता है कि दूसरे द्वारा इसमें कीट उसका माध्यम होगा, जल माध्यम होगा, हवा माध्यम होगा, मनुष्य माध्यम होगा, जंतु माध्यम होगा, पक्षी माध्यम होगा, वो पर परागन कहलाए, यानी क्रॉस दूसरे द्वारा, पर मने पराया द्वारा, है ना, एनिमोफिली। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, चमगादड़ द्वारा परागन। अब देखिए एंटेमोफिली में अभी हम लोग देखें कीटों द्वारा, एनिमोफिली में हवा के द्वारा, ऑर्निथोफिली। चलिए ऑर्निथोफिली बच गया, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। तो चमगादड़ का परागन होता है चेरिस्टोफिली के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे चेरिस्टोफिली। नेक्स्ट आ जाइए जूफिली। जूफिली का परागन
क्या होता है जुफीली में हो जाता है। इसमें देखिए जो अकेसरुकी होते हैं ना मुख्यतः उसके द्वारा हो जाता है, यानी जंतुओं के द्वारा होता है ना मुख्यतः, मतलब अकेसरुकी वाले भी भाग कुछ कुछ आते हैं। जुफीली में जंतुओं द्वारा होता है, जल द्वारा तो अभी हम लोग देख लिए, हाइड्रोफिली द्वारा, वायु द्वारा, एनिमोफिली द्वारा, कीट द्वारा, एंथोफिली द्वारा, एंटोमोफिली द्वारा। ऑर्निथोफिली क्या होता है? ऑर्निथोफिली अभी हम लोग चर्चा किए। देखिए ऑर्निथोफिली में चिरप्टोफिली चमगादड़ द्वारा, एनिमोफिली इसके द्वारा, और ऑर्निथो में हो गया ये पक्षियों के द्वारा होगा, समझे ना, पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली ही था ना ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो ऑर्निथोफिली में पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है। अब पक्षी के द्वारा कैसे होगा? पक्षी जब पुष्प पर बैठेगी, बहुत सारा कारण हो सकता है, उसके कुछ पैरों में, उसके पंखों में, या फिर उसके चोंच में जहाँ से वो खाती है वहाँ पर कुछ उसके परागण चिपक देंगे, फिर जब अन्य पुष्प के पादप पर जाकर बैठेंगे उसी जाति के, तब परागण हो जाएगा, यानी नर का क्या हो जाएगा? मादा भाग पर स्थानांतरण को ही परागण कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 40 में, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा कहलाएगा हाइड्रोफिली कहलाएगा। एनिमोफिली हवा के द्वारा, एंटमोफोली एंट है ना, एंट मैंने तो चीटी होता है। चलो जूफिली हो गया, जूफिली में जंतुओं द्वारा। 47 में देखिए जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता? काफी अच्छा प्रश्न है। ग्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी, इनमें से कोई नहीं। जो बंद परागण बंद पुष्प में होता है, देखिए मुख्यतः जो परागण होता है वो दो प्रकार से होता है, जो स्वपरागण होता है और एक होता है पर परागण होता है। तो मुख्यतः जो स्वपरागण होगा ना उसी में बंद पुष्प के अंतर्गत में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो वही है। सोचने की बात है, बंद पुष्प है तो उसमें जयांग पाया जाएगा, पुमंग पाया जाएगा, तो वह होगा बंद पुष्प में ही होगा। तो क्लिस्टोगैमी क्या हो जाएगा? जो बंद पुष्पों में होता है उसको क्या होता है? वो क्लिस्टोगैमी के अंतर्गत कहलाता है, कि जो पुष्प बंद परागण होता है वो ग्लिस्टोगैमी होता है। अब ये एलोगैमी भी ऑप्शन में है ना, तो देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। एलोगैमी, एलोगैमी नहीं होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो मुख्यतः जो होते हैं जो गैर खुले स्वपरागण फूलों का उपयोग करके प्रचार कर सकते हैं। और जो खुले, एक देखिए दो तरह से, एक खुले होता है तो बंद तो क्लिस्टोगैमी, और जो खुले पुष्पों पर होगा ना उसको हम लोग चेस्मोगैमी बोलते हैं। तो वह भी ध्यान में रखे, हो सकता है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कि जो परागण खुले पुष्प पर होता है तो चेस्मोगैमी कहा जाता है, क्लिस्टोगैमी। पर परागण का लाभदायक, अभी हम लोग जाने कि परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण, एक पर परागण। पर परागण में माध्यम कौन कौन है? कीट है, जल है, जंतु है, पक्षी है। तो लाभदायक होता है इसमें क्या होता है? मतलब एक अच्छी संतान के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जानता है पर परागण में, है ना। हाइब्रिड भी इसी का एक अंश है, जिस तरह से तैयार किया गया मैक्सिको के बीज और पंजाब के बीज से नॉर्मल मोरलॉग इनके द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा प्रयोग करके जो लाया गया था हरित क्रांति, है ना। तो पर परागण से हाँ कुछ लाभदायक है तो कुछ हानियाँ भी है। हानि में क्या हो जाता है जिससे मतलब वो बर्बाद हो जाता है उसका पॉलिनेशन, ये सब देख सकते हैं आप। तो इन चारों में से जो पर परागण का एक अच्छी संतान, मतलब एक अच्छा उससे प्रोडक्ट का अपेक्षा किया जाता है। 49 में देखिए स्टाइल सदैव खुदरा एवं चिपचिपा होता है, वर्तिकाग्र, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्तिका, वर्तिका क्या था? वर्तिका स्टाइल था, और वर्तिकाग्र, देखिए ये प्रश्न कुछ और क्वेश्चन, देखिए वर्तिकाग्र पूछ रहा है ना, तो वर्तिकाग्र का स्टिग्मा होता है। तो वर्तिकाग्र सदैव खुदरा एवं चिपचिपा होता है। हिंदी सही है, इंग्लिश गलत है, स्टिग्मा होना चाहिए। जो क्या करता है? जल परासित पुष्पों में होता है, कीट परागित पुष्पों में होता है, वायु परागित पुष्पों में होता है, सदैव खुरखुरा एवं चिपचिपा होता है। किस में होता है? सभी प्रकार के पुष्प में हो जाएगा। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि अच्छा वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा, अच्छा ऐसा पूछ रहा है ना। तो जल परागित पुष्पों में होगा, जल परागित पुष्पों में सदैव नहीं, मतलब ये थोड़ा समझना है। तो वायु परागित पुष्पों में, चलिए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा थोड़ा सा आगे कर देंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है कीट परागित पुष्पों में। तो ऐसा क्या होता है, कुछ इस पे चर्चा हम लोग करेंगे अगले अध्याय में। नेक्स्ट देख लिए घोंगे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंगे द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं? जुफीली तो हो गया जंतुओं के द्वारा, एंटोमोफोली हो गया एंटो के द्वारा, चिरोफोली चमगादड़ों के द्वारा, मेलकोफिली होता है घोंगे के द्वारा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा मेलकोफोली मुख्यतः ये जलीय क्षेत्र में मिलेगा घोंगा, है ना, क्योंकि आपको पता होगा जब बरसात के टाइम में आती है, तो अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि शहर में भी आप कहीं कहीं हैं जो कभी देखने को मिल जाता है खास करके। तो वह जो अध्ययन होता है, जो परागण होता है, परागण क्या होता है? वही नर भाग से मादा भाग के जो स्थानांतर होता है, परागण का होता है मेलोफेली। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा? आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगा हो। आप हमें सजेस्ट करें। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।